Assalamu alaikum and welcome back to Nova Research Internship 2024. Yesterday we had a session on survey-based research and today we will continue that. Our instructor has joined us. Ms. Sabah, floor is open for you. Assalamu alaikum everyone. Thank you Atik for having me. Uh, can I start the Yes, ma'am, topic? you can. Oh, okay. Um, Yesterday we have discussed about the survey-based research. We have discussed about what is survey, what are the different types of the surveys, and how we can make different ethical guidelines, different scenarios for the survey-based study. We have discussed about their how can we have discussed what types can be done, what are the key characteristics, how to construct and how to email before starting your research, before starting your survey, what key points that you must consider during the construction of a questionnaire. Today we will discuss we will discuss about the questionnaire development, its validation and analysis. आज आप लोगों को एक फॉर्म गूगल फॉर्म आप लोग को फॉरवर्ड किया गया है जिसको आप लोगों ने फिल किया है, रिस्पॉन्ड किया है, आपने अपना रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया है। तो आप लोग सब सोच रहे होंगे कि अचानक से एक ही क्लास के बाद मैं ऑनलाइन टीचिंग का आप लोगों से रिस्पॉन्स क्यों ले रही हूँ। बट इट्स नॉट पर्टिकुलर रिस्पॉन्स, डेटा एनालिसिस नहीं है, जस्ट आपके पास से गया है फॉर्म, ताकि आज हम इस फॉर्म को इवेल्युएट करें। मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स में भी आप लोगों को पता हो कि कैसे क्वेश्चनर बनाते हैं, कैसे उसको डेवलप करते हैं, कैसे उसको जो है ना हम फॉरवर्ड करते हैं। आप लोगों को ज़्यादा मेजॉरिटी को पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आज हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस करेंगे। उसका पर्पस क्या था, उसमें से एक ऑप्शन आपको अपलोड अ पिक्चर वाला ऑप्शन भी आप लोगों ने देखा होगा, जो आप लोगों को लग रहा होगा कि इट इज़ क्वाइट अननेसेसरी ऑप्शन, ये यहाँ पे क्यों है, हमारी पिक्चर का क्या कंसर्न है इसके साथ। अच्छा, बेसिकली उसका कोई कंसर्न नहीं था और मैंने उस क्वेश्चन को मैंडेटरी भी नहीं रखा था, रिक्वायर्ड नहीं था। आपने उसके बिना अगर आपने पिक्चर अपलोड नहीं की तो भी आपका रिस्पॉन्स रिकॉर्ड हो गया था। क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं बाद में, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ वापस आ जाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग मैं कल जो हमने टॉपिक कवर किया था इसमें मोस्टली हमारा जो मेन कंसर्न था दैट वाज द types of the surveys that we had classified the surveys into different types, like on the basis of dimension, on the basis of purpose, and on the basis of the time and institution. uh, let me share the screen with you. Okay. अभी ये हमने कल डिस्कस किया था, डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया था, डिफरेंट मेथड्स जो हम प्रपोज करते हैं ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ सर्वे। मैं सिर्फ ऑनलाइन सर्वे, ऑनलाइन फॉर्म की बात नहीं कर रही हूँ, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द इंटरव्यू, टेलीफोनिक, डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया था। डेट वाज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, क्रॉस सेक्शनल एंड लॉन्गिट्यूडनल था। क्रॉस सेक्शनल जो हम करते हैं जस्ट वन टाइम स्टडी के लिए करते हैं, जबकि लॉन्गिट्यूडनल में हम जो है टाइम टू टाइम जो है डेटा दे रहे होते हैं। डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल का अलग पर्पस था। एडमिनिस्ट्रेशन मेथड में मोस्टली हमारे पास ऑनलाइन सर्वेस हैं, टेलीफोनिक हैं, फेस टू फेस सर्वेस हैं, पेपर बेस्ड सर्वे। दैट वाज ओनली फॉर द समराइजेशन, एटलीस्ट आपको जस्ट रिमाइंड कराना था कि कल हमने क्या पढ़ा है। आज के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स है, बेसिकली हम ज़्यादा थियोरेटिकल डेटा में नहीं जाएंगे, आज हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, लाइक बेसिकली हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू डिजाइन अ क्वेश्चनर। पहले तो उस बेसिक स्टेप्स जो आपको फॉलो करने होंगे ड्यूरिंग द क्वेश्चनर डिजाइन, उसके बाद उसको हम डिजाइन करेंगे, उसके बाद हम उसकी क्वालिटी को असेस कैसे करते हैं इसको देख लेंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि प्रिपरेशन स्टेप्स टू डिस्क्राइब अ क्वेश्चनर या टू डिजाइन योर क्वेश्चनर, व्हाट टाइप ऑफ स्टेप्स यू शुड कंसिडर। सबसे पहला तो कंसर्न हमारा ये होना चाहिए कि व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम, हमारा रिसर्च प्रॉब्लम क्या है, हमारा रिसर्च टॉपिक क्या है। नंबर वन इज दिस। दूसरा, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप आपने फॉर एग्जांपल एक, जैसे आपको आज टॉपिक मिला है ऑनलाइन टीचिंग इवैल्यूएशन, मैंने आज को ऑनलाइन कि आप ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्या हैं या इससे रिलेटेड आपसे आज टॉपिक शेयर किया।
इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। तो हम उसी टॉपिक को आज बार बार डिस्कस करेंगे। बेसिकली वो मेरा टॉपिक था, मैंने उसको डिस्कस किया कि दैट वाज द प्रॉब्लम आई वांट टू इवैल्यूएट, दैट वाज बेसिकली फीडबैक फॉर्म। मैं आपको इवैल्यूएट करना चाह रही हूँ, मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरा कोर इशू ये है कि आई वांट टू इवैल्यूएट व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर्स जो हैं वो उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर जब मैंने सारे फैक्टर्स को सबसे पहले जो है ना, आई हैव एनालाइज द प्रॉब्लम, डिफरेंट फैक्टर्स को एनालाइज किया। लाइक सबसे पहले मेरी कोर प्रॉब्लम थी ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंसेस। मेरा ये प्रॉब्लम नहीं है, बट आई वांट टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट्स सी ऑनलाइन लर्निंग के क्या है आपके, इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। बेसिकली सर्वे क्या है, क्या survey is a type is a tool or instrument that we basically we conduct to know the opinions, to know the beliefs of the respondents or the participants. तो बेसिकली ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस का मेरा एक मेन टॉपिक था। दिस इज माय कोर प्रॉब्लम। और इस प्रॉब्लम के लिए मेरा जो असेसमेंट प्लान क्या है, मैं रही हूँ स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन, लर्निंग एक्सपीरियंस एंड व्हाट टाइप ऑफ फीडबैक दे आर प्रोवाइडिंग मी, जिसको मैं करके अपनी उनके ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो दिस इज द मेन, सबसे पहले मैंने स्पेसिफाई कर लिया कि व्हाट इज माय कोर रिसर्च प्रॉब्लम। नंबर टू, आई विल आइडेंटिफाई द फैक्टर्स। क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर्स जो आपके प्रॉब्लम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तब तक आप क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। अगर आप क्वेश्चंस बना रहे हो, आप क्वेश्चंस कैसे बनाओगे, हाउ विल यू नो कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो कि मेरे क्वेश्चनियर में होने चाहिए, इन फैक्टर्स के साथ रिलेट करते हैं। नंबर वन फैक्टर फॉर द ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस, अगर ये केस है, इसमें सबसे पहला फैक्टर हमारे पास है टीचिंग क्वालिटी। आपका एक्सपीरियंस अच्छा तभी होगा ना जब आपकी टीचिंग क्वालिटी, आपकी इंटरेक्शन, आपके जो है ना टीचर के साथ कैसी है, इंस्ट्रक्टर के साथ आपकी इंटरेक्शन कैसी है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हो रही है, जूम है, गूगल मीट है, any other technology, any other application that we are using for the online लर्निंग रिसोर्सेज हमारे पास, आपके पास मटेरियल क्या है यहाँ, तो आपके पास फॉर यू आर गेटिंग द रिकॉर्डेड वीडियोस। उसके अलावा आपके पास लर्निंग रिसोर्सेज क्या है, स्टूडेंट इंगेजमेंट क्या है, पीयर टू पीयर इंटरेक्शन, assessment methods, how I can assess you while that you are understanding me or not, you are getting my points or not, assessment method। तो बेसिकली these are the factors जिनको मैंने अपनी प्रॉब्लम के साथ रिलेट करना है। I understood, I got my problems, I got my factors, these are the factors। अब मेरे जो क्वेश्चंस होंगे इन चारों 4 to 5 जो पैरामीटर्स है, इन पे बेस्ड होने चाहिए। अब मेरे इन क्वेश्चंस में ये सारे फैक्टर्स होने चाहिए। अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ यू आर, आपने ऐसा बना दिया क्वेश्चन जिसमें ये नहीं भी है, कुछ स्किप भी हो गया है, तो आप लोग कैसे बच सकते हो, आप लोगों को कैसे पता चलेगा। मैंने आपको बताया था कल, आई थिंक कल आई हैव डिस्कस कि आपका जो क्वेश्चनर होता है, कोई भी आपका सर्वे फॉर्म होता है, सर्वे फॉर्म चाहे वो इंटरव्यू बेस्ड हो चाहे वो ऑनलाइन हो, उसको वैलिडेट करना होता है। वैलिडेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ लोग नहीं भी करते वैलिडेशन। लाइक यस्टरडे आई गॉट अ फॉर्म, उसको फिल करने के लिए किसी ने रिक्वेस्ट की कि इसको फिल कर दें प्लीज। उस फॉर्म में इतने ज्यादा एरर्स थे कि आई वाज लाइक कि आप इस फॉर्म को बना तो लिया, आपने सर्कुलेट भी कर दिया, आप बाद में इसको इवेल्यूएट कैसे करेंगे, इसको एनालाइज कैसे करेंगे। और अगर आपका मेन टारगेट इसकी आप उसको पब्लिश कराना चाह रहे हैं किसी अच्छे जर्नल में, या यू आर डूइंग द रिसर्च, ऑब्वियसली हम रिसर्च क्यों करते हैं, हमें उसको पब्लिश कराना है, या फॉर एग्जाम्पल हमें थीसिस के लिए या किसी भी पर्पज के लिए, तो आप उसको किस तरह से जो है टारगेट करेंगे। तो उसमें क्वेश्चंस एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे थे, उनका इंटरेक्शन नहीं था, एक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, उन्होंने यस और नो पूछा, कुछ और है उसका ऑप्शंस में यस और नो दे दिया, क्लोज एंडेड ओपन एंडेड क्वेश्चन टाइप। उसके बाद अगर मैंने बोल दिया कि नो आई डोंट यूज हर्बल मेडिकेशन, फॉर एग्जांपल दे आर आस्किंग अबाउट के आप एक एलोपैथिक और होम्योपैथिक को कंपेयर कर रहे हैं, फॉर अ पर्टिकुलर पेन आप हर्बल पे जा रहे हो या आप एलोपैथी पे जा रहे हो, मेडिकेशन पे जा रहे हो, एनाल्जेसिक ले रहे हो, या फिर आप पेन के लिए कोई आप टर्मेरिक यूज कर रहे हो। तो आई एम सेइंग एज अ रिस्पोंडेंट, आई एम सेइंग आई एम नॉट यूजिंग एनी हर्बल मेडिकेशन। उसके नीचे क्वेश्चन क्या आता है कि व्हाट टाइप ऑफ हर्बल मेडिकेशन यू आर यूजिंग। जब मैंने पहले बता दिया कि आई एम नॉट टेकिंग एनी हर्बल मेडिकेशन, तो वो क्वेश्चन तो आने नहीं चाहिए था। वो क्वेश्चन तब जनरेट होता जब मैं बोलती कि यस आई एम गेटिंग, आई एम यूजिंग, और फिर आप पूछते कि कौन सा वाला। तो इस तरह के रिलेट नहीं करा, इट सिंपली शोज कि वो क्वेश्चनियर वैलिडेटेड नहीं था। वो क्वेश्चनियर वैलिडेशन किस किस तरह से होती है हम उसको देख लेंगे बाद में। ओके,
सबसे पहले आपको जो है ना वेरिएबल्स, आपके वेरिएबल्स पता होने चाहिए कि व्हाट आर योर वेरिएबल्स। बेसिकली आपके जो फैक्टर्स है ना, जो आपकी डिफरेंट फैक्टर्स आई है डिस्कस, लाइक टीचिंग मेथोडोलॉजीज हैं, आपके इंस्ट्रक्टर के साथ इंटरेक्शन क्या, दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स जो कि आपके वेरिएबल्स है। लाइक सेटिस्फेक्शन लेवल, आप उसको दे स्टूडेंट्स कितना सेटिस्फाई हैं, ये आपका वेरिएबल हो सकता है। आपकी फ्रीक्वेंसी के आपको कौन, जैसे हमारा जो मेन कंसर्न है कि व्हाट टाइप ऑफ डिफिकल्टीज यू आर फेसिंग ड्यूरिंग ऑनलाइन लर्निंग, तो फ्रीक्वेंसी हम पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफन यू कंसिडर दिस, यू फेस दिस इश्यूज। इम्प्रूवमेंट क्या क्या हो सकती हैं कि आपने पहले से अभी इम्प्रूवमेंट क्या है, अगर है नहीं है तो नहीं है, अगर है तो क्या है। तो दीज टाइप आर सम ऑफ द वेरिएबल्स जो यू हैव टू आइडेंटिफाई बिफोर स्टार्टिंग। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट वी हैव टू वी मस्ट कंसिडर ड्यूरिंग मेकिंग अ क्वेश्चनियर, आपने अपने क्वेश्चनियर को ना नेगेटिवली फेस्ड फैक्टर्स उसमें यूज नहीं करने, आपने न्यूट्रल न्यूट्रल रहना है। आपने अपनी ऑडियंस को पहले ही अपनी स्टडी, फॉर एग्जांपल आप उसमें ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस का आपने डेटा ले रहे हैं, तो आप पहले से ही उनको नहीं बोलेंगे, आप आपकी स्टेटमेंट इस तरह से होनी चाहिए जो उनको और नेगेटिव इवेल्यूएशन की तरफ लेके जाए। लाइक फॉर एग्जांपल देयर आर सम एग्जांपल्स के नेगेटिवली फेस्ड फैक्टर्स कैसे हो सकते हैं। लॉन्ग वेटिंग टाइम, यू कैन यूज, आपने लिखा है लॉन्ग वेटिंग टाइम, तो लॉन्ग वेटिंग टाइम पहले ही आप बता रहे हो कि वेटिंग टाइम इज वेरी लॉन्ग, पहले ही बता दिया आपने, तो दिस इज नेगेटिवली फेस्ड फैक्टर। तो यहाँ पे आपने न्यूट्रल लिखना चाहिए, वेटिंग टाइम लॉन्ग है, शॉर्ट है, न्यूट्रल है, वो ऑडियंस बताएगी, वो हमारे पार्टिसिपेंट्स बताएंगे। एब्सेंस ऑफ ड्रग, पहले ही आपने बता दिया कि ड्रग अवेलेबल ही नहीं होता है। आपने अगर आप किसी ड्रग से रिलेटेड काम करें तो आपने पहले ही उनको अपने क्वेश्चन से पहले ही बता दिया कि एब्सेंस ऑफ ड्रग, के ड्रग इज यूजली एब्सेंट, हमेशा ये ड्रग मिलता ही नहीं है, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं होता। तो इंस्टेड ऑफ एब्सेंस ऑफ ड्रग यू कैन यूज अ न्यूट्रल वेरिएबल दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग, आइदर ड्रग इज अवेलेबल और नॉट, उसके बाद आप रिस्पॉन्डेंट्स पे छोड़ दें। लैक ऑफ सुपरविजन, ऑनलाइन learning experience में you are mentioning in a question or in a comment lack of supervision, या आप क्वेश्चन में इंक्लूड करें, तो आपने पहले ही उनको बता दिया कि there is a lacking in the supervision, तो you are not going to add this type of negatively phased factors. You can use frequency of supervisory visits, कि कितना टाइम बाद, कितना फ्रीक्वेंटली आपका जो है सुपरवाइजर आपको विजिट कर रहा है या आपकी सुपरविजन कर रहा है या मेंटोरशिप कर रहा है, तो यू कैन आस्क द फ्रीक्वेंसी हाउ मेनी टाइम्स। ऑप्शंस हो सकते हैं कि 0 टाइम, 5 टाइम्स इन अ डे, या जितना भी आप, जो भी आपके ऑप्शन है उससे रिलेटेड होने चाहिए। लाइक आप पहले ही उनको नहीं एक्सप्लेन कर सकते। पुअर नॉलेज, आपने पहले ही बता दिया कि योर इंस्ट्रक्टर हैज अ पुअर नॉलेज ऑफ द पर्टिकुलर टॉपिक, यू कैन आस्क, या अपने बारे में, इंस्ट्रक्टर के नहीं अपने बारे में लिख रहे हैं कि आपको इस पर्टिकुलर के बारे में क्या पुअर की क्या नॉलेज है, तो आप पहले अपने आपने क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, नेगेटिवली फेस्ड फैक्टर्स आपने मेंशन कर दिया, दैट इज पुअर नॉलेज। नो, यू हैव टू फेस्ड वेरिएबल्स एज न्यूट्रल एज यू कैन, लाइक लेवल ऑफ नॉलेज है, दीज आर द सम ऑफ द ऑप्शंस दैट यू कैन कंसिडर ड्यूरिंग मेकिंग योर क्वेश्चन। ओके, लेट्स डिजाइन द क्वेश्चन। सबसे पहले आपको बताना चाहिए कंटेंट क्या है आपका, क्वेश्चंस फॉर्मुलेट, उसके बाद क्वेश्चंस बनाने हैं आपने, उसको सीक्वेंस करना है, एंड देन उसको फॉर्मेट करना है, और लाइक ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन इज बेसिकली फॉर द इंटरव्यू पर्पस। अगर आप में ये अगर आप क्वेश्चनर बना रहे हो वो इंटरव्यू के लिए बना रहे हो, नॉट फॉर द ऑनलाइन सर्वे, तो आप ट्रांसलेशन बेसिकली अगर किसी इंटरव्यू अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलर ऑडियंस, उसके अकॉर्डिंग ट्रांसलेट भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। बट दिस इज नॉट फॉर द ऑनलाइन, फॉर द मेकिंग ऑफ क्वेश्चन, तो उसमें तो आप डायरेक्टली उर्दू या इंग्लिश या किसी भी लैंग्वेज में डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, डायरेक्टली भी बना सकते हो, देयर इज नो नीडेड फॉर अ ट्रांसलेशन। अच्छा, देयर आर मल्टीपल टाइप, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की in the Google form. Like we are talking about, there are different types of questions that can be added in a single questionnaire. एक single form में आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो, आप मल्टीपल चॉइस भी ऐड कर सकते हो, आप शॉर्ट आंसर भी ऐड कर सकते हो, पैराग्राफ, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, लीनियर स्केल, मल्टीपल चॉइस ग्रिड, फाइल अपलोड। आज आपने जो फॉर्म फिल किया होगा, आई होप मोस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिल्ड द फॉर्म। अगर आपने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने देखा होगा कि इस फॉर्म में ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी थे, शॉर्ट आंसर भी था, एक पैराग्राफ, चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन, लीनियर, all questions are in the questionnaire। अगर हम जो है सबसे पहले आपको चलिए पहले हम क्वेश्चनर की तरफ जाते हैं।
इफ यू आर सीइंग माय स्क्रीन, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कैसे करते हैं बिफोर फॉर द मेकिंग ऑफ ए क्वेश्चन। सबसे पहले आप आ जाएं गूगल पे। अगर आपका एक गूगल फॉर्म बनाने के लिए सिंपली आपको एक ही चीज चाहिए, दैट इज योर ईमेल आईडी। आपको आपकी गूगल या जीमेल आईडी आपकी होनी चाहिए, जिससे आप इजीली गूगल फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। इट इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके लिए कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं नीडेड। आपको जस्ट एक ईमेल आईडी चाहिए, जो कि सबके पास आई होप अवेलेबल है, तो आप लोग यहाँ पे हैं। ओके, तो आपको यहाँ पे गूगल एप्स में जाना है। आई होप यू आर सीइंग माय स्क्रीन। गूगल जाने के बाद मैम, आपके ये में बस वो स्लाइड ही शो हो रही है, कुछ शो नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देख लेती हूँ। थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। बेटा, आपके पास अभी तक पहले वाली स्लाइड ही शो हो रही थी? यस मैम, अभी तक हो रही है। एनीवन कैन आंसर? मैम यस। काइंडली दूसरा पेज ओपन करें वेरी ना, गुड। ऐसे मैं भी। पहले आपको जो आपने मैंने ये वाली स्लाइड दिखाई थी, आप लोगों के पास आई थिंक ये आप लोग चैट्स में आई कैन सी स्लाइड। ओके, आप बता दीजिए। ओके, अच्छा, एक और बात बेटा, मैं अभी इसे आपको ना पावर पॉइंट की स्लाइड्स दिखा रही थी। आई थिंक आपको वो भी नहीं दिखी होंगी। आपको सारी पुरानी वाली जो एक स्लाइड है, उसी पे आप लोग स्टक होंगे। तो अभी मैं पहले वो आपको दिखा देती हूँ। शेयरिंग इज नॉट टर्न्ड ऑन, तो आई होस्ट कहाँ है भाई? Can anyone contact the host? He can share, allow me to share my screen, please. Ma'am, you can share. You are the host. You just It's not allowing me to share the option. you can share. Kindly check it. मैंने हाँ, दोबारा अब शेयर कर। ओके ओके। बेटा, क्या आप लोगों ने ये वाली स्लाइड्स देखी है? मैं तब से ये शो कर आके बैठी हूँ। ओके, देयर वाज अ एरर इन द स्लाइड्स। मैं आपको जो है ना, आपके पास वाली स्लाइड आपके साथ शेयर की हुई थी, तो आपने वही वाली देखी है। तो मैं कब से ये वाली स्लाइड्स आपको दिखा रही हूँ, और आई थिंक यू डिड नॉट गेट दिस स्लाइड। ओके, हम थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा स्लाइड देख के आइडिया हो जाए और ये रिकॉर्ड भी हो जाए। आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द सेशन कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम कैसे कौन कौन से स्टेप्स वी शुड कंसिडर इन ऑर्डर टू डिजाइन अ क्वेश्चन, हाउ वी कैन डिजाइन अ क्वेश्चन, एंड इन लास्ट असेस द क्वालिटी एंड अल्टीमेटली वैलिडेशन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन स्टेप्स देखेंगे, उसके बाद हम उसको डिजाइन करेंगे खुद से, और उसके बाद क्वालिटी को असेस करेंगे। तो बेसिकली टू असेस द प्रॉब्लम, क्या है वो है क्वेश्चन, वो है क्वेश्चनियर को
अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करना। देयर इज अ प्रॉब्लम, कोर प्रॉब्लम आपकी क्या है, मैंने डिस्कस किया कि ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस इज द कोर प्रॉब्लम। कोर प्रॉब्लम है, हमने मेरा मेन मोटिव है कि मैं अंडरस्टैंड कर सकूं कि स्टूडेंट्स क्या फील कर रहे हैं रिगार्डिंग द ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस। ओके, तो व्हाट शुड बी माय टारगेट इज कि मेरा जो मेन टारगेट है करना चाह रही हूँ स्टूडेंट की सेटिस्फेक्शन है या नहीं है, उनके चैलेंजेस क्या हैं, एंड उनके फीडबैक्स कलेक्ट करना चाह रही हूँ रिगार्डिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑनलाइन टूल्स एंड मेथड्स यूज्ड for the teaching for online learning experience. So what type of factors that can I prefer for this topic? Number one factor is the teaching quality. Obviously आपके इंस्ट्रक्टर की इंटरेक्शन क्या है आपके साथ, टेक्नोलॉजी यूज, what type of technology we are using, रिसोर्सेज क्या है आपके पास, स्टूडेंट्स की इंगेजमेंट क्या है, असेसमेंट मेथड्स क्या है। और आप लोग मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई भी किसी को भी इशू हो रहा है रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी, लाइक अगर मुझे पहले ही कोई बता देता कि मैम स्लाइड शो नहीं हो रही तो हमारा टाइम बच जाता। बाय द वे these are the factors that we should consider regarding हम किस तरह से स्पेसिफाई करेंगे अपने फैक्टर्स को अपने प्रॉब्लम के साथ। तो these are some of the factors। अब आपने क्या करना है कि इमेजिनरी वो डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे अपने माइंड में, सेंटर में आप रखोगे अपना मेन टॉपिक। अगर इन केस इफ यू मेक अ क्वेश्चन, सबसे पहले आप क्या करोगे, आप एक लाइक ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस, ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस और द कोर प्रॉब्लम जो कि आप सेंटर में करेंगे। उसके बाद उसके अराउंड सराउंडिंग्स में आप फैक्टर्स को मेंशन करना शुरू करेंगे, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, टीचिंग क्वालिटी, technology, resources, engagement, assessment, these are all are the factors that can be used। ठीक है, उसके बाद आपने अपना वेरिएबल जो है वो असेस कर लिया कि आइडेंटिफाई कर लिया हमारे वेरिएबल फैक्टर्स मोस्टली आपके वेरिएबल्स होते हैं। और जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो उसको आप किस तरह से आपने एनालाइज करना है, आपने अपने फैक्टर्स को इवेल्यूएट करना है। और इसके बाद अगर हम देख रहे हैं डिस्कस कर रहे हैं व्हाट सॉरी इफ के मैंने डिस्कस किया कि नेगेटिवली फ्रेज्ड फैक्टर्स जो हैं हम उनको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। वी हैव डिस्कस कि आपने अपने कोई भी क्वेश्चन में या अपने वेरिएबल्स में आपके पास नेगेटिवली फ्रेज्ड फैक्टर्स नहीं होने चाहिए, आप न्यूट्रल रहोगे। हमने कल भी डिस्कस किया था कि वाइल मेकिंग योर क्वेश्चन आपने न्यूट्रल रहना है, कोई बायसनेस नहीं करनी, और आपकी लैंग्वेज में आपकी किसी भी टर्म में कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए। Regarding if you are using a long waiting time, तो it means you are already telling the participant कि waiting time long ही होता है। उसके माइंड में नहीं भी होगा ना तो आप उसको थोड़ा सा हिंट दे देंगे कि लॉन्ग वेटिंग टाइम होता है, तो आपने इसको न्यूट्रल रखना है, आपने सिर्फ वेटिंग टाइम लिखना है, बाकी उन पे छोड़ दें। नंबर 2 इज द एब्सेंस ऑफ ड्रग, के ड्रग अवेलेबल है या नहीं है। आपने पहले बता दिया कि ड्रग एब्सेंट होती है, ड्रग अवेलेबल नहीं होती। दिस इज अ नेगेटिव फेस फैक्टर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो कि ड्रग अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग। सेकंड नंबर थर्ड इज लैक ऑफ सुपरविजन। आपने पहले ही बता दिया कि सुपरविजन में कोई लैकिंग है। You should consider the frequency, consider the other factors according to the questionnaire. While designing the questionnaire, हमने सबसे पहले अभी क्या करना है, जो आपने क्वेश्चनर अभी फिल करके दिया था उसमें देयर आर द नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आई हैव यूज्ड। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, पैराग्राफ्स, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी यूज्ड इन अ सिंगल फॉर्म। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं वापस से अपने गूगल पे आते हैं। ठीक है, हम गूगल पे आके आप लोग अगर आप लोगों के पास लैपटॉप्स हैं तो आप लोग काइंडली अपने अपने लैपटॉप निकाल के जो है ना फॉर्म बनाना शुरू कर दें मेरे साथ। नहीं तो आप लोग देख लें, आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो है, बाद में भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा स्पीड अप रखूंगी ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ टाइम। अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड ज़्यादा है तो यू कैन टेल मी इन द चैट। And one girl is saying is it possible to I can obviously I can share slides with you, no problem. You can ask the host to share the slides. Okay, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। इसमें देयर इज नो नीड टू एनी सब्सक्रिप्शन। आपने यहाँ पे गूगल फॉर्म पे जाना। अच्छा, फॉर्म्स भी हम दो तरह से बना सकते हैं। एक तो गूगल फॉर्म है जो सबसे सिंपलेस्ट और इजीएस्ट वे है। नंबर 2 इज मंकी सर्वे भी एक अदर
टाइप ऑफ फॉर्म है जिससे फॉर्म थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनता है, मंकी सर्वे भी यूज किया जाता है, लेकिन वो अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेटेस्ट फॉर्म है, उसको इतना ज्यादा यूज नहीं करते। अगर आप करेंगे भी तो वो बहुत सिंपल है, वो भी इस तरह से है। फॉर्मेट और सेम है, बनाने का तरीका भी सेम है। ये फॉर्म्स में आगे आपको मेरी गूगल वाली शो हो रही है, यस बता दो मैम, कोई हो रही मैसेज है। करके। शो हो रही है? यस मैम। ओके थैंक यू। ओके ओके थैंक यू थैंक यू। ओके आप लोगों के पास गूगल फॉर्म खुल गया। देखें ये हमारे पास है, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस जो कि हम कंसिडर कर सकते हैं ड्यूरिंग द मेकिंग, जब आप गूगल फॉर्म खोलते हैं। आपके पास एक तो ब्लैंक फॉर्म आ रहा है, दूसरा आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, आरएसपी है, पार्टी इन्विटेशन है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट जो कि ऑलरेडी हमारे पास बने हुए हैं, हम इनको भी यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको यूज करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई पार्टी इन्विटेशन देना है तो आप इस फॉर्म को खोल के इसमें थोड़ी बहुत स्लाइड चेंजेस करके एक पूरा फॉर्मेट बना हुआ है। आप इस फॉर्म में पार्टी इनवाइट सबसे इसमें यहाँ पे आप एडिट करेंगे, लाइक कौन सी पार्टी है उसका टाइटल देंगे, उसके बाद अपना थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि आपकी पार्टी किस लिए है क्या है, और जस्ट सिंपली एक इन्विटेशन भेज देंगे कि आपका नाम क्या है, आपने पार्टी अटेंड करनी है कि नहीं करनी, आप कितने लोग आ रहे हो, आपका जो है आप कौन सी डिश लेना पसंद करोगे। तो मतलब ये एक अच्छा सा एक वो फॉर्मल इनविटेशन हो जाता है, जिससे ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि आपके मोस्ट ऑफ द जो पार्टीज के जो गेस्ट हैं वो क्या प्रेफर करना चाह रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग भी अपनी डिशेस को अलाइन कर सकते हैं। आपके नंबर ऑफ गेस्ट कितने हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी अपने जो है अपनी अरेंजमेंट्स कर सकते हैं। वैसे हम इतना यूज नहीं करते इसको, लेकिन इट कैन बी यूज, और अगर आप मतलब इसको यूज करें तो आपको बहुत जो है ना इजी वे लगेगा ये। उसके अलावा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, बेसिकली आप लोगों ने नोटिस किया होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह भी हम लोग के गूगल फॉर्म पे आ रहे होते हैं मोस्टली। किसी इवेंट की रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, अगर किसी वेबिनार की, किसी भी चीज जगह की इवेंट की रजिस्ट्रेशन या कहीं एडमिशन की रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, वो भी गूगल फॉर्म पे बनाया गया होता है, उसमें आपको अपनी पिक्चर डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब यहाँ पे खैर हम अभी जो मेनली रिसर्च पर्पज के लिए आपके पास कभी भी फॉर्मेट नहीं बना हुआ होता, मोस्टली रिसर्च पर्पज के लिए आपको खुद बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि आपकी रिसर्च है, आपका डिफरेंट वे है, आपके डिफरेंट सेक्शन हैं, आपको उसको डिफरेंट वे में आपने उसको एनालाइज करना है। तो दिस टाइप ऑफ फॉर्म जो है, इस तरह का एक ब्लैंक फॉर्म आपके पास खुल जाता है, जिसको आप लोग एसेस करते हो ड्यूरिंग मेकिंग ऑफ ए क्वेश्चनर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने तो ये कुछ एक गाइड बना ली थी, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगी अगर आपको रिक्वायर्ड होगी, इसलिए ताकि मुझे कॉपी पेस्ट करना, मुझे ज्यादा क्वेश्चंस ऐड ना करने पड़े मैन्युअली। ओके, अच्छा सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने रिसर्च को एक टाइटल देना है। दिस विल बी योर इंट्रोडक्टरी पार्ट। आपके गूगल फॉर्म में सेक्शंस होते हैं। अच्छा, जितना आपका अच्छा गूगल फॉर्म, आपका जितना अच्छा जो है वो फॉर्म, वो उसलिए कहता है जितना आप उसको सेक्शंस में करो, और जितना सेग्रीगेटेड और इजी होगा उतना ही आपके ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा। एक ही फॉर्म में बहुत लेंथी फॉर्म सेक्शन वाइज नहीं है, आपको डेटा कंपाइल करने में भी मुश्किल होगी, और उसके बाद आपको डेटा को एसेस करने में भी मुश्किल होगी। ओके, सो सबसे पहले आपने क्या किया, आपने टाइटल देना है। आप कोई भी टाइटल दे सकते हो, यहाँ पे मैं स्टूडेंट फीडबैक लर्निंग फॉर्म ही बना रही हूँ, तो मैं उसी का टाइटल दूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे टाइटल दे दिया, सही है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देनी है मुझे, सो आई एम गिविंग हियर डिस्क्रिप्शन। बेसिकली व्हाई यू आर डूइंग द रिसर्च। आपने बहुत ज्यादा लेंथी डिस्क्रिप्शन नहीं देनी। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव सीन सम ऑफ द फॉर्म जिसमें उन्होंने पूरा फॉर्म को, पूरी स्टडी को अपने क्वेश्चनर में एक्सप्लेन कर दिया है। नो, इफ यू आर गेटिंग द ओपिनियन, अगर आपको अपने टॉपिक का थोड़ा सा बताना है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताना है, तो जस्ट आपने ये बताना है कि व्हाई यू आर डूइंग दिस। जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि ये सर्वे, दिस सर्वे इज डिजाइन टू गैदर फीडबैक ऑन योर एक्सपीरियंस विथ ऑनलाइन लर्निंग। Just this is a feedback form कि, और this your responses will help improve future online construction courses। तो this is the your introductory part। सबसे पहले आपका टाइटल हो गया। अच्छा, टाइटल को आप जो है इस तरह से आप फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर सकते हैं।
आई डोंट नो कि ज़्यादातर लोगों को ये आता है या नहीं आता। अगर किसी को आता है तो प्लीज़ बेयर विथ मी, और अगर किसी को नहीं आता तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि वो थोड़ा सा सीख लें। आई विल गिव अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर दिस, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी आपका। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपके जो सेक्शंस होते हैं, मोस्टली आपके सेक्शंस डिवाइड होते हैं टू डिफरेंट सेक्शंस। सेक्शंस कैसे बनाने हैं, क्वेश्चंस कैसे ऐड करने हैं, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस, जैसे मैंने आपको बताया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, मल्टीपल ट्रिक क्वेश्चंस है, पैराग्राफ क्वेश्चंस भी हैं, शॉर्ट आंसर्स हैं, लॉन्ग आंसर्स हैं, लाइकट स्केल है, किस किस तरह से कौन कौन सा क्वेश्चन आप बना सकते हो। सबसे पहले आपका जो पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होता है उसमें आपकी डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन होती है, या फॉर एग्जांपल मैंने जैसे क्वेश्चन डाल दिया आपका डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है, तो सबसे पहले आप क्या डालोगे, आपने नेम, आप इफ यू वांट टू नो द नेम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे अगर आपको ये वाला सेक्शन नजर आ रहा होगा अगर सबको, तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शन है, अगर आप इसको खोलिए तो जो मैंने आपको बताया ना, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन यूज इन द क्वेश्चनर इन अ सिंगल फॉर्म। तो उस फॉर्म में देयर आर डिफरेंट क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर है, जैसे कि सिर्फ नाम पूछा है तो नाम बता दिया। पैराग्राफ है, लाइक आई वांट टू नो द कमेंट्स, आई वांट टू नो द योर रिकमेंडेशन, तो वो पैराग्राफ में आ गया। देयर आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, चेक बॉक्सेस है जिसमें एक से ज्यादा चॉइसेस को आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपने क्वेश्चन आया होगा कि आपने कहाँ से इन्फॉर्मेशन ली है, तो यू कैन चेक द अदर 2 or 3 ऑप्शंस इन द सेम, और कैन ऐड द ऑल द ऑप्शंस, यू कैन चेक ऑल द ऑप्शंस। ड्रॉप डाउन है, सिर्फ कोई भी एक क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर सकते हो, एक सिंगल आंसर, बहुत सारी लिस्ट दे दी है मैंने आपको, उसमें से सिर्फ एक लिस्ट आप ऐड कर सकते हो। फाइल अपलोड कैसे करनी है, बेसिकली फाइल अपलोड में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल, लाइक इमेज अपलोड कर रहे हैं या डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर रिज्यूम चाहिए, मुझे आपका सीवी चाहिए या आपका कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए आप ये वाला क्वेश्चन यूज करोगे। लीनियर स्केल में आपका लाइकेट स्केल आ जाता है, 0 to 5 तक स्केलिंग होती है इसकी। मल्टीपल चॉइस बॉक्स है, चेक्स बॉक्स, ग्रिड या डेट आप मेंशन करना चाह रहे हो कि कौन सी डेट, अगर आपने डेट का कोई क्वेश्चन डालना है तो इस तरह से डेट को आप ऐड करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे शॉर्ट आंसर है, ओके। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने फॉर द वैलिडेशन, वैसे वैलिडेशन को हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, बट हियर आई एम टेलिंग यू अबाउट द रिक्वायर्ड। आप लोगों ने यहाँ पे काफी क्वेश्चन देखे होंगे कि जो रिक्वायर्ड होते हैं जिसके ऊपर रेड कलर का एक चेक बॉक्स बना हुआ होता है, तो आपको वो रिक्वायर्ड क्वेश्चन क्यों है, आप क्यों उसको रिक्वायर्ड कर रहे हैं। लाइक मुझे नाम अगर नहीं भी चाहिए, मुझे अगर मेरा नाम से कोई कंसर्न नहीं है, अगर मेरा इससे ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस में तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, मुझे कुछ उन स्टूडेंट्स का फीडबैक चाहिए, अगर मैंने इसको एनोनिमस भी रखना है नाम का, आप रिक्वायर्ड क्वेश्चन सिंपली इसलिए करते हो ताकि आपको आपका डेटा आपको एसेसिबल हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी को आपने अपना एक पूरा फॉर्म बना के भेज दिया है और एक पार्टिसिपेंट ने फॉर्म खोल तो लिया है, लेकिन उसने कुछ क्वेश्चन बीच में से ब्लैंक छोड़ दिए जिसका रिस्पॉन्स आपको चाहिए था, तो दिस विल रिजल्ट इन द लैकिंग ऑफ रिस्पॉन्स, और डेटा आपको प्रॉपर नहीं मिलेगा, आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे नहीं होंगे, आपका रिजल्ट एनालाइज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें रिक्वायर्ड ऑप्शन रखना होता है। जैसे मुझे अभी आपकी पिक्चर नहीं चाहिए थी आपके फॉर्म में, तो मैंने उसको रिक्वायर्ड नहीं रखा था, बट मैं वो क्वेश्चन मैंने क्यों ऐड किया था वो मैं आपको बता दूंगी उसमें। ओके, ये क्वेश्चन ऐड किया मैंने, सिर्फ नाम पूछा है, इसको रिक्वायर्ड कर दिया, और अगर चाहे तो आप यहाँ पे कोई पिक्चर भी ऐड कर सकते हो। अब मैं ये क्या करूंगी, ये आपने यहाँ रिव्यू का ऑप्शन आ रहा होगा आपके पास स्क्रीन पे, देयर इज एन आई प्रीव्यू, उसको आप करके इसको प्रीव्यू फॉर्म में भी देख सकते हो। तो आपको इस तरह से आपके पास ये एक फॉर्म जो अब तक हमने बनाया है, सिर्फ नाम का बनाया है, और यहाँ पे स्टूडेंट फीडबैक, फॉर एग्जांपल आई एम एडिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, मैं अलग अलग सेक्शंस भी बना सकती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बता रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे पास होते हैं। लाइक मैं अभी ये क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ मल्टीपल चॉइस का, ठीक है। उसमें मैं डिफरेंट ऑप्शंस ऐड कर रही हूँ, लेट मी ऐड द क्वेश्चन हाउ गेट योर ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो सिंपली क्वेश्चन ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, दिस इज द ऑप्शन, यहाँ पे आपको एक पूरा बॉक्स नजर आ रहा होगा, साइड पे एक पूरा पैनल नजर आ रहा होगा, सबसे पहले पैनल में एक प्लस पॉइंट है, दैट इज ऐड क्वेश्चन। ये आप क्या करो, इंपोर्ट भी कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, टाइटल और डिस्क्रिप्शन आपने ऑलरेडी दे दिए, आपने कोई इमेज भी ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे कोई वीडियो भी ऐड कर सकते हो क्वेश्चनेयर में। आप इसके सेक्शन, जो डिफरेंट सेक्शन अगर आप ऐड करें, जो कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपका इंट्रोडक्टरी सेक्शन था दिस वन, उसके बाद आपका डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन आप लेते हो मोस्टली जो आपकी रिसर्च को सपोर्ट कर रही होती है, लाइक नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, लोकेशन, एजुकेशनल लेवल।
ये दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको जो है ना इलेबोरेट करना होता है। अगर आपकी कोई स्टडी इस तरह की है जिसमें आपको एक्सपीरियंस और उनके बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी चाहिए होती है, तो आप उसके लिए अलग सेक्शन ऐड कर दो। और एक सेक्शन आपका होता है जिसमें आपका कोर टॉपिक होता है, लाइक कोर टॉपिक जिसमें आपका मेन कंटेंट होता है उस स्टडी का। लास्ट में एक सेक्शन आप चैलेंजेस का या फीडबैक का भी कर सकते हो। तो दिस इज द ऑप्शन फॉर द डिफरेंट सेक्शन। मैक्सिमम आपके पास 4 to 5 सेक्शन हो सकते हैं, लेकिन आप इसको जितना शॉर्ट रखेंगे उतना अच्छा है। अगर आपका रिसर्च 3-4 पैरामीटर्स को लेके चल रही है तो आप उसको अलग अलग सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके, एक और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम सेकंड क्वेश्चन वी आर रीडिंग अबाउट द क्वेश्चन इज हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैं इसको मल्टीपल चॉइसेस में देना चाह रही हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे चॉइस सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर रही हूँ, लाइक इस तरह से करके आपने चारों ऑप्शंस डाल दिए। एक ऑप्शन अगर यहाँ पे आपके पास नीचे ऐड ऑप्शन और ऐड अदर, आपने मोस्टली क्वेश्चनर में देखा होगा, क्वेश्चंस में फॉर्म्स में कि अदर का ऑप्शन भी आ जाता है। अगर आपने इन चारों ऑप्शंस के अलावा कोई अदर का ऑप्शन, यहाँ पे अदर का ऑप्शन बनता नहीं है। अगर आप देना चाह रहे हो तो आप अदर का ऑप्शन डायरेक्टली दे सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे एक और ऑप्शन ऐड कर सकते हो। तो मेरे लिए कुछ दी ऑप्शन आर इनफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मोस्टली आपके पास 4 ऑप्शन होने चाहिए। ठीक है, और आपने इस क्वेश्चन को भी रिक्वायर्ड कर दिया, आप इसको भी व्यू कर सकते हो। ठीक है, सिंपली आपके पास नाम के बाद आपके इस तरह से आपके पास व्यू आ रही है। यहाँ पे जो क्रॉस आ रहा है ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, इस वजह से आ रहा है। अगर आप डायरेक्टली लिखोगे तो नहीं आएगा आपके पास। ठीक है, उसके बाद अब मैं थर्ड क्वेश्चन ऐड करना चाह रही हूँ। मेरे पास मल्टीपल चॉइस का भी क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गया, सिंपली जिसमें हम एक शॉर्ट आंसर लेना चाह रहे हैं। उसके अलावा अब मैं क्वेश्चन दे रही हूँ चेक बॉक्सेस का। चेक बॉक्सेस का मैंने आपको क्या बताया, जिसमें आप एक से ज्यादा ऑप्शंस लिख सकते हो। लाइक यहाँ पे मैंने चेक बॉक्सेस का क्वेश्चन दे दिया, व्हाट टूल्स डिड यू यूज फॉर द ऑनलाइन लर्निंग। आप कौन कौन से टूल यूज, मैं एक टूल तो नहीं पूछ रही हूँ। ठीक है, अगर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट एंड विच, व्हाट फॉर एग्जांपल व्हाट इज योर फेवरेट कलर एंड विच इज योर फेवरेट कलर। तो बेसिकली व्हाट में आप एक ऑप्शन नहीं मांग रहे हो, आप इसमें क्या क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो, तो आप बताएं तो फिर आप उनमें से कोई एक बताओगे कि रेड, ब्लैक, ब्लू और व्हाइट, तो विच वन इज द फेवरेट कलर, तो आप उनमें से कोई एक बता दोगे। लेकिन व्हाट टूल्स डिड यू यूज फॉर द ऑनलाइन लर्निंग, आई एम आस्किंग हियर फॉर द चेक बॉक्सेस। यहाँ पे मैंने चेक बॉक्सेस सिलेक्ट कर दिया। मेरे क्वेश्चन का क्राइटेरिया ये था, मुझे इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन चाहिए। जब मुझे सिर्फ एक ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे एक से ज्यादा आंसर भी हो सकते हैं, तो आई कैन ऐड द अदर ऑप्शन। फॉर एग्जाम्पल जूम है, मीट है, टीम्स है, देर आर द डिफरेंट क्वेश्चंस। आपने ये फॉर्म फिल किया होगा ना, इसलिए आपके पास आपके लिए थोड़ा सा इजी है, इजी होगा। मैंने इसीलिए फिल कराया था ताकि मेरे पास रिस्पॉन्सेज आ जाए, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाऊं कि रिजल्ट किस तरह से शो हो रहे हैं मेरे पास। ये क्रॉस बॉक्सेस आ रहे हैं बिकॉज आई हैव कॉपी पेस्टेड इट, मैंने अपने पास लिखा हुआ था। अच्छा, ओके, नाउ आई एम एडिंग अनदर ऑप्शन इज द ऐड अदर, एक अदर का ऑप्शन भी ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो दिस इज माय थर्ड क्वेश्चन जो चेक बॉक्सेस का हो गया। अब हम और कौन सा क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं, अब हम एक और क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं रिगार्डिंग द लाइकेट स्केल। लाइकेट स्केल इज द लीनियर स्केल जो कि आपके सेटिस्फेक्शन लेवल या आपका जो है लेवल ऑफ नॉलेज, लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, लेवल ऑफ सिक्योरिटी, ये सब जाना चाह रहा होता है। तो बेसिकली जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, पुअर टू वेरी गुड, एक्सलेंट, दीज आर द टॉपिक जो इस तरह के क्वेश्चन है कि हाउ यू आर सेटिस्फाइड, जो आपकी सेटिस्फेक्शन लेवल, बेसिकली कोई भी क्वेश्चन जो लेवल को असेस करना चाह रहा है, तो ये क्वेश्चन बेसिकली हमारे लीनियर स्केल में आता है। लीनियर स्केल अब यहाँ पे आप ऑप्शंस में देख रहे हो, आपके पास 1 और 5 ऑप्शन है। आप 1 में क्या, आप 1 में और 5 में यू कैन सिलेक्ट अ सिंगल, मतलब आप सिर्फ एक ही बात लिखोगे। यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 में लिख दिया नॉट सेटिस्फाइड, और यहाँ पे 5 में लिख दिया वेरी सेटिस्फाइड। दीज आर पोल्स अपार्ट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो मेरे, और इस ऑप्शन को भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया। आई थिंक ऊपर वाले को मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया था, इसको भी मैं रिक्वायर्ड कर देती हूँ क्लिक करके। यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी रिक्वायर्ड कर रही हूँ, बिकॉज ये रिक्वायरमेंट जो है ये मेरे लिए मेरे डेटा को असेस करने में आसानी होती है। आपको मैं अपनी ऑडियंस को नहीं चाह रही कि मेरी ऑडियंस, ये देखें इस तरह से आपके पास शो हो रहा है नॉट सेटिस्फाइड से वेरी सेटिस्फाइड। अगर हम आपको अगर प्रीव्यू करें इसका, तो आपके पास एक क्वेश्चन इस तरह से कुछ हो रहा होगा। लाइक आपने पहला क्वेश्चन दिया शॉर्ट आंसर का, सिर्फ आपने इसमें शॉर्ट आंसर ही कर सकते हैं। उसके बाद आपने सेकंड क्वेश्चन दिया एमसीक्यूज का, थर्ड क्वेश्चन दिया चेक बॉक्सेस का, यू कैन चेक मोर देन वन ऑप्शन लाइक दिस, एंड here is the option for the linear scale, 1 not satisfied,
फिर सेटिस्फेक्शन लेवल अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे सेटिस्फाइड है, पुअर। अब आप इसमें लेवल देखें कि आपका लेवल क्या है सेटिस्फाइड। मोस्टली दिस टाइप ऑफ लीनियर स्केल इज यूज फॉर द सेटिस्फेक्शन लेवल। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा ऑप्शन जो अब तक हमने नहीं किया वो रह गया है। अच्छा, एक और बात, ये थोड़ा सा वो है, कंप्यूटर का है, इसका इतना मसला नहीं होता। अगर आपको अपना कर्सर यहाँ पे रखा है तो आपका जो न्यू क्वेश्चन ऐड होगा इसी के नीचे ऐड होगा, और आप इसको इस तरह से मूव भी कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन आई थॉट आई जस्ट, मैं यहाँ पे ये इस क्वेश्चन के बाद ऐड करना चाह रही हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन ऐड किया है। ठीक है, कभी कभी हम जब यूज कर रहे होते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है, बिकॉज हमें पता नहीं होता कि हमने क्वेश्चन कहाँ से लिख किया है। अभी लाइकर स्केल के बाद मेरा क्वेश्चन आ गया, फॉर एग्जाम्पल पैराफ्रेज का। पैराफ्रेज में पैराग्राफ का, सॉरी, पैराग्राफ में मोस्टली क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको डिटेल, आपके ओपन एंडेड क्वेश्चन, मोस्टली ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं, आई हैव टोल्ड यू कि जो है आपके ओपन एंडेड क्वेश्चंस में हमारे पास मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोग डिटेल्ड आंसर दे सकते हैं, लाइक व्हाट टाइप ऑफ डिटेल्ड आंसर्स यू कैन गिव। आई हैव एडेड अ क्वेश्चन लाइक व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस ड्यूरिंग ऑनलाइन लर्निंग। आपने ऑनलाइन लर्निंग करे तो आप कौन कौन से चैलेंजेस फेस करें, तो इसमें आपके पास दीज आर द ऑप्शंस। आप इसमें पैराग्राफ, शॉर्ट आंसर आप इसमें नहीं सिलेक्ट करोगे, शॉर्ट आंसर इज अ 2 to 3 वर्ड आंसर, तो आप इसमें शॉर्ट आंसर सेलेक्ट नहीं करोगे, आप इसमें लॉन्ग आंसर सेलेक्ट करोगे। लाइक आप उसको एटलीस्ट 2 लाइन्स का तो दे रहे हो ना, एटलीस्ट के 2 से 3 लाइन लिख, आप लाइक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव रिटन इंटरनेट इशू, इंटरनेट कनेक्टिविटी, these are some of the issues that are facing by the students, तो हम इसको open ended में mention कर सकते हैं। तो what type of challenges, write comment, what type of आप जो पूछना चाह रहे हैं आपने उनको ऑप्शन नहीं दिया, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है जिसमें आप यस और नो का नहीं कर सकते। ये भी एक क्वेश्चन ऐड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, मल्टीपल चॉइस ग्रेड। ये थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है और इसको हम कैसे ऐड कर सकते हैं, इसको ये इंपॉर्टेंट है। लाइक हाउ वुड यू रेट, आपने एक पैरामीटर को पर्टिकुलर, जैसे कोर्स कंटेंट है, मैं एक ही क्वेश्चन में डिफरेंट क्वेश्चंस पूछ रही हूँ, लाइक आई एम आस्किंग हाउ वुड यू रेट द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ओके, आई हैव एडेड इट, लाइक यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया है मल्टीपल चॉइस ग्रिड। ओके, सो आई एम हियर एडिंग, अब यहाँ पे आप अगर ऑप्शन देखें ना मल्टीपल चॉइस ग्रिड में, तो यू हैव रोज एंड कॉलम्स। अब ईच रो विल रिप्रेजेंट द ईच कॉलम। अगर यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यू आर एडिंग रोज में आप डिफरेंट, जो मेरे फैक्टर्स मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन लर्निंग के वीकेंड व्हाट टाइप ऑफ फैक्टर्स हम ऑनलाइन के लिए ऐड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा कोर्स कंटेंट क्या है, हमारी टेक्निकल सपोर्ट क्या है, इंस्ट्रक्टर के साथ इंटरेक्शन कैसा है, असेसमेंट क्या है। तो ये दीज आर फैक्टर्स, जिन फैक्टर्स को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया रोज में। और अब मैं आप रिस्पॉन्स जानना चाह रही हूँ इन द कॉलम्स। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इसको कॉलम्स को मल्टीपल ग्रिड क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, इससे आप एक से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर एक ही साथ पूछ सकते हो। आपने यहाँ पे इस तरह से कॉलम्स में अलग अलग डाल दिया, रोज में अलग डाल। अब इसका आप देखेंगे प्रीव्यू कैसे शो हो रहा है। लेट मी रिव्यू द क्वेश्चन। आप यहाँ पे देखें लास्ट में, लाइक दिस, ईच रो विल गेट द ऑल द कॉलम्स। एक ये रोज में आ गया, ये कॉलम्स में आ गया, पूरा हमारे पास एक टेबुलर फॉर्म में डेटा आ गया। वी कैन दिस इज द डिफरेंट फॉर्म, लाइक कोर्स कंटेंट आपका क्या है, गुड है, एवरेज है, पुअर है, टेक्निकल सपोर्ट क्या है। so we have mentioned the rows and we have giving the columns में आपने डिफरेंट ऑप्शन बता दिए, आपको अलग अलग से सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे 4 फैक्टर्स हैं, देयर आर 4 फैक्टर्स। मैंने पहले पूछा कोर्स कंटेंट कैसा था, फिर मैंने पूछा टेक्निकल सपोर्ट कैसी थी, फिर इंटरेक्शन कैसा था, असेसमेंट कैसी थी। तो यू कैन ask the same multiple questions in a single question, तो this is a very important। अगर ये ऑप्शन दिया हुआ है तो किसी वजह से दिया हुआ है ना, हम फिर भी क्या कर रहे होते हैं, अगर आपने मुझे क्वेश्चन भेजा, मुझे कहा है कि इसको वैलिडेट करो, तो आई वैलिडेट इट। मैं इसको वैलिडेट करूंगी, अगर मुझे ये क्वेश्चन अलग अलग मिलेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दूंगी मैं, बिकॉज अगर आपके पास मल्टीपल ग्रिड ऑप्शन दिया हुआ है तो वाई यू आर नॉट यूजिंग इट। ठीक है, तो हमारे पास ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा हम लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने ऐसे ही रैंडमली ऐड कर दिया था फॉर योर नॉलेज, कि हमने सारे ऑप्शन यूज कर लिए। इसमें हमारे पास, अगर मैं एक और क्वेश्चन, एक मिनट, ये अगर मैं क्वेश्चंस में देखूं तो मेरे पास देयर आर डिफरेंट ऑप्शन, पैराग्राफ,
चेक बॉक्सेस और ड्रॉप डाउन मोस्टली एक जैसे हैं, बस ड्रॉप डाउन में सिंपली एक ये बात होती है कि ड्रॉप डाउन में सिर्फ आप एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक, एनीवन। चेक बॉक्सेस में यू कैन चेक ऑल द ऑप्शंस, ठीक है। फाइल अपलोड, अब दिस इज द इम्पॉर्टेंट ऑप्शन, क्योंकि फाइल अपलोड में भी अदर ऑप्शंस आ जाते हैं। अब आपने फाइल अपलोड की, अब फाइल जो आप अपलोड कर रहे हो तो वो हमारे पास शो हो रही है इनटू द गूगल ड्राइव, मेरी ड्राइव में शो हो रही है, आई एम द रिसर्चर, तो मेरी ड्राइव में ऑटोमेटिकली फॉर्म भी सेव हो रहा है। यू कैन सी हियर ऑल चेंजेस सेव्ड इन द ड्राइव, ठीक है। लेट रिस्पॉन्डर्स अपलोड फाइल टू ड्राइव, ओके कंटिन्यू। अब आप ये देखें, अब मेरे पास फाइल अपलोड के ऑप्शन आ रहे हैं, लाइक आई एम आस्किंग फोटो अपलोड फोटो, मैंने आपसे ये पूछा था ना फोटो अपलोड करो, ठीक है। अब आप, मैं आपसे पूछा है तो अब मैंने आपसे पूछना है कि कौन सी टाइप, स्पेसिफिक टाइप क्या है आपकी, लाइक आई वांट टू लिमिट द टाइप, मुझे, मैं ये नहीं चाह रही कि सब कोई मुझे पीडीएफ में भेज रहा है, कोई मुझे इमेज में भेज रहा है, कोई मुझे, डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं ना इमेज के भी, तो आई एम हेयर स्पेसिफाई वन टाइप ऑफ पिक्चर, लाइक आपको मैंने इमेज मांगी है तो मुझे इमेज वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। आपकी मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल एक होनी चाहिए, एक इमेज चाहिए मुझे। मैक्सिमम फाइल साइज, मोस्टली इमेज का अगर कर रही हूँ तो इमेज का साइज मेरे पास 1 MB तक होता है। अगर आपके बाकी अदर ऑप्शन है लाइक प्रेजेंटेशन है, आप थोड़ा साइज बढ़ा दो, डॉक्यूमेंट का साइज भी कम होता है, आप साइज को प्रॉपर्टीज में जाके साइज चेक कर सकते हो। अब आपने ये यहाँ पे व्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा होगा, बेसिकली होता क्या है, जब एज अ रिसर्चर आप, कोई आपके पास डिमांड है कि आप किसी के पिक्चर्स मांग रहे हो, मोस्टली हम नहीं मांगते, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स में या इस तरह के फॉर्म्स में हमारे पास पिक्चर्स रिक्वायर्ड होती हैं, फीडबैक फॉर्म में इफ यू आर आस्किंग फॉर अ पिक्चर या इफ यू आर आस्किंग फॉर अ फाइल, तो आपके पास एक स्पेसिफिक फोल्डर ऑटोमेटिकली आपकी ड्राइव में बन जाता है, जो सारे उसमें वन बाय वन आप अलग अलग जगह पे सेव नहीं होते, आपकी ड्राइव में एक फोल्डर बन गया है, जब मैंने इसको कंटिन्यू किया था तो उसी फोल्डर में जाके सेव होगा। इसको भी मैंने रिक्वायर्ड कर दिया, अगर जब इसको मैंने रिक्वायर्ड नहीं किया था, अगर मैं इसको रिक्वायर्ड करूंगी तो यू हैव टू, आपको इसको अपलोड करना ही पड़ेगा, ओके। सो ओके, ये हमारा फाइनल फॉर्म हो गया, जो कि सारे ऑप्शंस को हमने, ऑलमोस्ट सब ऑप्शंस को हमने डिस्कस कर लिया है इसमें। अगर किसी का कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट में भी बता दें। मैम, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? या श्योर। मैम, आई जैसे थिंक, आपने बताया, जी जी, जैसे आपने ये सब हमें बताया है, तो हमें मतलब लाजमी है कि हम इन सारे ऑप्शंस को एक ही फॉर्म में यूज करें, या फिर नो नो इफ नो, इट्स नॉट? नहीं नहीं, अच्छा अभी आप म्यूट म्यूट करें अपने आप को, माइक ऑफ कर दें, ओके। द मेरा ये सारे ऑप्शंस का बताने का मेन पर्पस इज दिस कि हम ये सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, हम इनको यूज करते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सारे क्वेश्चंस को, कभी कभी आप ये, फॉर एग्जांपल इफ यू आर ओनली आस्किंग फॉर अ मल्टीपल, यू आर गोइंग फॉर अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे जा सकते हो, बट क्या होता है कि रिक्वायरमेंट होती है हमारे क्वेश्चन की। अगर आपको इस तरह का, जैसे मैं, मेरे इस फॉर्म की, फीडबैक फॉर्म की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे जानना था कि व्हाट टाइप ऑफ, बिकॉज आई एम आस्किंग फॉर द टूल ना, मेरे पास 4 फैक्टर्स हैं, उन 4 फैक्टर्स से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकते हैं, मैं उन क्वेश्चन के बारे में पूछ रही हूँ। सबसे पहले मैंने आपका पूछा कि आपका इंस्ट्रक्टर कैसा था, ठीक है, आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, आप कौन सा टूल यूज कर रहे हो, क्योंकि मुझे टेक्निकल एरर का पूछना है। तो अब मैं सिर्फ एक टूल पे अगर पूछूं, फॉर एग्जाम्पल वो मीट भी यूज कर रहा है, टीम्स भी यूज कर रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन योर क्वेश्चंस कि आप कौन सा वाला फॉर्मेट यूज कर रहे हो। इट डजंट मैटर कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप सिर्फ एक ही फॉर्म, एक ही यूज कर रहे हो, तो इट डजंट मैटर कि आप सारे क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको ये बताया मल्टीपल ग्रिड क्वेश्चन वाला, तो ये इसलिए बताया कि आप 4 क्वेश्चन से बच गए हो। आपने 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन करोगे तो आपका लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। आपने एक ही मल्टीपल ग्रिड क्वेश्चंस में आपने वो क्वेश्चन बना लिया। आप बहुत सारे हमारे पास जो है एआई टूल्स यूज हो रहे हैं, आप एआई यूज यू कैन यूज एआई फॉर द, कि आप मुझे इस, ये मेरे क्वेश्चन है, तो मुझे मल्टीपल बना दो, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जैसे ये मल्टीपल ग्रिड क्वेश्चन यहाँ पे काफी टेक्निकल बना है, मैंने इसको एआई की हेल्प से अगर मैं बना लूँ तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कि मुझे सिंपली चारों क्वेश्चन को एक ही क्वेश्चन में मैंने असेस कर दिया। तो दिस इज फॉर योर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैंने, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप सारे क्वेश्चन को एक ही में ऐड करो, ठीक है। एक और क्वेश्चन है मेरे पास कि हाउ क्रेडिबल इज समवन्स रिसर्च इफ दे हैव इंडिपेंडेंट यूज सर्वे विदाउट बीइंग, देयर इज नो एनी एफिलिएशन रिक्वायर्ड फॉर योर सर्वे। आपको आपकी सर्वे, आपकी यहाँ पे एफिलिएशन पूछी है फॉर्म में, मैंने इस फॉर्म में स्टार्ट में ही किसी को नहीं बताया,
फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इंडिपेंडेंट रिसर्चर, मैं अपने घर से काम कर रही हूँ, मुझे डेटा चाहिए, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि मुझे वो डेटा किसी यूनिवर्सिटी के एफिलिएशन से ही मिलेगा। कहीं के एक फॉर्म में आपके पास फॉर्म आया था कि किसी फॉर्म में कहीं पे मेंशन था कि आई एम फ्रॉम सलीम हबीब यूनिवर्सिटी और मुझे उस यूनिवर्सिटी के लिए डेटा चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट रिसर्च कर सकती हूँ, आपको बस एक ईमेल आईडी बनानी है। जस्ट कोई भी टॉपिक आपने ढूंढ लिया, आपने किसी, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड-19 आया था, कोरोना जब बहुत वायरल हुआ था, कोरोना में बहुत सारे गैप्स थे ड्यूरिंग द स्टडी। आपने क्या करना है, आपने एक गैप एनालाइज किया, आपने उस गैप के अकॉर्डिंग अपना एक माइंड बनाया कि मुझे अवेयरनेस देनी है, या फिर मुझे गैप मालूम करना है कि अब मिथ्स क्या है। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मिथ्स के ड्यूरिंग कोरोना, आप सबको याद होगा कि कितने सारे मिथ्स थे कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन नहीं लगवानी, उसके बाद 2 साल के बाद हम मर जाएंगे। इट वाज वेरी फनी। और इसके अलावा एक दो और था कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं जो मेडिकेशन, एंटीवायरल मेडिकेशन हम यूज़ कर रहे थे, उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। जिनको एक बार कोविड हो गया वो बच नहीं सकता। इट्स अ वेरी लाइफ, ऑब्वियसली इट वाज लाइफ थ्रेटनिंग, उसमें बहुत सारे केसेस भी थे लाइफ डेथ्स के, बट इट डजंट मीन कि अगर कि हम इसमें सर्वाइवल रेट नहीं था, तो आपकी क्रेडिबिलिटी पे इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आपने सारा काम उसी तरह से किया है जिस तरह से आपको सिखाया गया है, आपको बताया गया है, तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी, देयर इज नो एनी डाउट कि आप उसमें जो है ना कोई भी आप रिसर्च नहीं कर सकते विदाउट इंडिपेंडेंटली। यू कैन डू इंडिपेंडेंट रिसर्च, इंडिपेंडेंट सर्वेज यूज करें आप, बस आप उसको वैलिडेट करवाएं। अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट द वैलिडिटी। अगर आपने अपना फॉर्म वैलिडेट कराया है ना, तो देयर इज नो वन आपकी स्टडी को चैलेंज करने वाला। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, ये फॉर्म बन गया, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने आई थिंक इसमें डिस्कस कर दिए। अगर फिर भी आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए होगी तो आई टेल द अतीक कि आपको मेरा नंबर दे दें, हम इसको डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब आपको मैंने फॉर्म फिल कराया था, तो मैं इस बार उस फॉर्म को खोलूँ अपने पास जो मैंने आपसे फिल करवाया था। ये सेम फॉर्म था जो मैंने बना के आपके साथ फिल करवाया था, उसको ओपन कर लेती हूँ। आपके पास मेरी फाइल शो हो रही है जो भी फॉर्म ओपन किया मैंने? ओके फातिमा, आई लेट यू नो कि आपको किस तरह से जो है ना फॉर्म को वैलिडेट करना है। ये मेरा स्टडी का पार्ट है आज के लेक्चर का, ऑब्वियसली वी विल गो थ्रू दिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, ये मैंने फॉर्म ओपन किया है, मैं इसको अभी इसकी ना रिस्पॉन्सेज पे जाके देखना चाह रही हूँ कि मैंने जो फॉर्म बनाया था। 1 मिनट। ओके, प्लीज 1 सेकेंड वेट कीजिएगा आप लोग। अच्छा, माशाल्लाह से 58 रिस्पॉन्सेज हैं इस फॉर्म के। ये फॉर्म था जो मैंने आप लोग से फिल करवाया था, स्टूडेंट फीडबैक ऑन ऑनलाइन। अच्छा, एक और बात, जब आप फॉर्म बना रहे हो ना, तो फॉर्म की यहाँ पे ऊपर एक आपको पैलेट दिख रही होगी, कलर पैलेट। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन आपको मैंने बता दूं, इट इज फॉर द कस्टमाइजेशन ऑफ योर फॉर्म। अगर आप फॉर्म को बहुत अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ योर रिसर्च इज फॉर द हर्बल मेडिकेशन से लिंक करिए, तो आप थोड़ा सा ग्रीन, लाइट ग्रीन टच, बहुत डार्कर थीम्स नहीं होना चाहिए, व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बहुत लाइट बैकग्राउंड आपने यूज करना है। बट यू कैन यूज दीज ऑप्शन। आप इसको साइज, आपका टेक्स्ट, आपका फॉन्ट साइज बहुत अच्छा होना चाहिए। आपका जो है, आपको जो है ऊपर यहाँ पे इधर हेडर, यहाँ पे तो अगर कोई इमेज ऐड करना चाह रहे हो तो यू कैन चूज इमेज फॉर हेयर। यू कैन ऑल्सो कस्टमाइज द कलर्स लाइक दिस। आप यहाँ पे कस्टमाइज कर रहे हो, कलर कस्टमाइजेशन बहुत अच्छी लगती है कभी कभी, ग्रीन फॉर द हर्बल। तो ये इस तरह की चीजें आप यहाँ पे यूज कर सकते हो फॉर द कस्टमाइजेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें आ रही हैं जब एक फॉर्म बना रहे हो। आपके पास एक क्वेश्चन है, दूसरा रिस्पॉन्सेज एंड तीसरा सेटिंग। रिस्पॉन्सेज में जाने से पहले हम पहले यहाँ पे सेटिंग्स में आते हैं। सेटिंग में सबसे पहले सेटिंग में हमारे पास है कुछ ऑप्शन सारे। नंबर 1 इज द मेक दिस अ क्विज। हम इसको क्विज फॉर्म में नहीं बना रहे, इसके कोई मार्क्स नहीं है जो कि फॉरन से आपको मार्क्स पता चल जाए। इसको क्विज में अभी नहीं बना रही, हमारे रिसर्च क्वेश्चन है, इसको इग्नोर कर दें। अच्छा, रिस्पॉन्सेज को मैनेज हाउ रिस्पॉन्सेज आर कलेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। मैंने आपको कल बताया था कि आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी, डेटा को कॉन्फिडेंशियल कैसे रखना है, डेटा को आप लोगों ने किस तरह से सेफ रखना है अपने पास, आप उसके लिए क्या क्या मेयर्स ले सकते हो। लाइक सबसे पहले ऑप्शन है कि आपने ईमेल्स कौन से लेने, वेरीफाइड। कलेक्ट ईमेल एड्रेस। अगर आपने, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव फिल द फॉर्म, अगर आपने ईमेल एड्रेस, मैं इसको बोलूँ ना, डू नॉट कलेक्ट और डू नॉट यूज वेरीफाइड, तो आप किसी भी टाइप का कुछ भी यूज करोगे ना तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। वेरीफाइड मीन्स अगर आपके पास एक ऑप्शन होता है रिस्पॉन्स वैलिडेशन,
रिस्पॉन्स वैलिडेशन इज मैं अपने रिस्पॉन्सेज को वैलिडेट करूँ कि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इट इज वन ऑफ द पैरामीटर फॉर द वैलिडेशन। अगर आप जैसे अभी क्वेश्चन आया कि मैं इंडिपेंडेंट अगर रिसर्च कर रही हूँ तो मुझे क्या क्या चीज कंसिडर करनी चाहिए, तो बेटा सबसे पहले वन ऑफ द थिंग इज यू हैव टू वैलिडेट योर रिस्पॉन्सेज, ताकि अगर फॉर एग्जांपल आई एम कलेक्टिंग हेयर ईमेल एड्रेसेस, मैंने यहाँ पे वेरीफाइड लिखा है, तो ओनली अब ये गूगल फॉर्म सिर्फ उसको एक्सेप्ट करेगा जिसके ईमेल एड्रेस पे @ होता है और .com हो, ये दो चीजें हो तभी वो एक्सेप्ट होगा। मतलब ऑब्वियसली, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इफ आई एम सेइंग sabarrazak@gmail.com, तो @ और .com ये उसको वो करेगा, क्या करते हैं, एनालाइज करेगा, उसके अकॉर्डिंग जो है ना ये इसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज इट विल बी नॉट गेट एक्सेप्टेड। तो आपका ईमेल जो है वेरीफाई होना चाहिए। आपने कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा जब देयर इज एन ऑप्शन सेंड रिस्पोंडर्स अ कॉपी ऑफ देयर रिस्पांस, कि आप उसको अपने इस रिस्पांस की कॉपी उसके ईमेल एड्रेस पर फॉरवर्ड कर देते हो। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब आप कोई फॉर्म फिल करते हो तो आपके ईमेल पे उसका पूरा रिस्पांस आ जाता है जो आपने फिल किया। देना है तो दे दो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है, ऑलवेज, व्हेन रिक्वेस्टेड, ऑफ, 3 ऑप्शन है। तो मैंने तो लिख दिया, मुझे जो है अगर किसी ने मांगा है तो दे दो, नहीं तो नीड ही नहीं है, क्या फायदा उनको ईमेल करने का। अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग, एक बार रिस्पॉन्स करके उसको जो है ना आपने सबमिट करा दिया, उसके बाद आप उसको एडिट करना चाह रहे हो तो बेसिकली इसको आप टर्न ऑफ ही करो, क्योंकि इससे आपके क्या होता है, एरर्स की चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स, एक ईमेल एड्रेस पे एक ही होना चाहिए, ठीक है। फाइल अपलोड का साइज जो है, अगर टोटल साइज लिमिट फॉर अपलोड फाइल्स, तो आपका डिपेंड करता है कि आपने कितनी फाइल्स मांगी है, उसकी लिमिट क्या है, ठीक है। प्रेजेंटेशन, मैनेज हाउ द फॉर्म एंड रिस्पॉन्स आर प्रेजेंटेड, वो तो हम अच्छा, जब आप क्वेश्चनर भेजते हो ना किसी के पास क्वेश्चनर जाता है तो एक ऑटोमेटेड क्वेश्चन भी आता है, अलाउ रिस्पॉन्स एडिटिंग। एक वो कहाँ गया, यहाँ पे था, पता नहीं कहाँ चला गया। एक ऑप्शन आता है, आई थिंक, पता नहीं यहाँ पे पहले तो शो हो रहा था, अभी क्यों नहीं शो हो रहा। एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपका ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आ जाता है, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, थैंक यू, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। तो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है जो कि चला जाता है यहाँ पे, आई थिंक होना तो चाहिए था। खैर इसको मैं देख लेती हूँ क्यों नहीं आ रहा, बट वो ऑप्शन होता है जिसमें शो होता है कि योर फॉर्म इज सबमिटेड और योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, तो ये ऑटोमेटिक रिप्लाई आता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एक, अब आ जाते हैं हम रिस्पॉन्सेज पे। तो आई हैव यू हैव सबमिटेड ऑलमोस्ट 58 रिस्पॉन्सेज, तो ये मेरे पास एक रिस्पॉन्स ऑप्शंस में रिस्पॉन्सेज शो है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे आप कंटिन्यूसली यू आर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेज, ठीक है। अब क्या है, आपके पास समरी आ गई, आपके सारे ईमेल एड्रेस आ रहे हैं, अनुषा कुरैशी, यासिर कुरैशी, ईशा, दीना जहरा, रेहान, जो भी आपके सबके मुजफ्फर, ठीक है, ये रिस्पॉन्सेज आ गए, नेम्स आ गए। उसके बाद अब यहाँ पे इस चार्ट की फॉर्म में, बार्स की फॉर्म में आपके पास रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाएंगे हर क्वेश्चन के हिसाब से। हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल रिस्पॉन्स, आपने रेट किया एक्सीलेंट, गुड, उसके अकॉर्डिंग फॉर एग्जाम्पल एक्सीलेंट के हैं दिस 4%, 60 ऑलमोस्ट 69% जो है वो गुड, देयर ओवरऑल एक्सपीरियंस इज वेरी गुड। इस तरह से आपका परसेंटेजेस में रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा, तो आपने ये इसको रिस्पॉन्स को रिकॉर्ड करें आपके। अच्छा, आप जब स्टडी कर रहे होते हो ना, आप स्टडी में अगर आप कोई राइटिंग कर रहे हो आफ्टर दिस रिसर्च, तो आप इस तरह के फॉर्म्स जो हैं उसमें डायरेक्टली इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी स्टडी में, जो बहुत इफेक्टिव होते हैं, अट्रैक्टिव भी होते हैं। लाइक यहाँ पे पूरा चार्ट बना हुआ है, ठीक है, आप क्या बता रहे हैं कि कितने परसेंट जो है ना आपका ऑनलाइन इंटरेक्शन है अपने टीचर के साथ, 25% है, वेरी ह्यूज, तो ये अच्छा डेटा है आपके पास। उसके बाद आपके पास है व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस, तो ऑब्वियसली कनेक्टिविटी इश्यूज, इंटरनेट, टाइम मैनेजमेंट। अच्छा, इनका फिर हमें क्या करना होता है, हमें एवरेज बनाना होता है कि कौन सा सबसे ज्यादा आ रहा है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द इंटरनेट इशू, तो इसको हम वो कर सकते हैं, इंटरनेट इशू को हम इसमें हाईलाइट कर सकते हैं कि मेनली कनेक्टिविटी इशू, इंटरनेट इशू पाकिस्तान में एक ऑप्शन है, इन पाकिस्तान इंटरनेट सर्विस इज पैथेटिक, सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट चैलेंज, ओके। हाउ वुड यू रेट फॉलोइंग एक्सपेक्ट्स, तो यहाँ पे रेटिंग है प्रॉपर, एक्सीलेंट, पुअर, तो दीज आर द बेसिकली रिस्पॉन्सेज जो आपके पास यहाँ पे। अच्छा, पिक्चर्स भी आ रही हैं, 3 लोगों ने पिक्चर भेजी है, ये पिक्चर्स दिखाने का मकसद नहीं है बेसिकली, लेकिन आपके पास ये होना चाहिए, अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म या किसी टाइप का फॉर्म फिल करें तो यहाँ पे एक फोल्डर आ जाता है, आपके सारे फॉर्म, इसको ओपन करके देख लेते हैं, आपके सारे
जो आपने अपलोड मांगा वो एक ही फोल्डर में जाके सेव होंगे। तो इट विल बी वेरी इजी टू एक्सेस दिस डेटा। एक ही फोल्डर में आए, देखिए 3 पिक्चर्स आई हैं, तीनों एक ही फोल्डर में आई हैं। तो इट इज वेरी इजी कि आप इसको जो है ना एक्सेस कर सकते हैं। ओके ओके, अब इसको हम वापस जाते हैं अपने फॉर्म की तरफ। कहाँ गया हमारा फॉर्म? ठीक है, ये इसलिए पिक्चर, जो भी आप पिक्चर है कोई भी फाइल अपलोड करेंगे तो एक ही फोल्डर बनेगा उसका अलग से। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात, जो डेटा को आप अलग एनालाइज करना है, डेटा को रिस्पॉन्सेज को रिकॉर्ड करना, देयर इज अनदर ऑप्शन इज द व्यू इन शीट। यू कैन आल्सो सी ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट दिस डेटा इनटू द शीट, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आप इसको एक्सेल पे या कहीं पे, लाइक आई एम गोइंग फॉर दिस ऑप्शन व्यू इन शीट्स। तो अब क्या होगा कि आपका सारा डेटा आपके पास इस तरह से फाइल में आ गया है, जिसको आप प्रॉपर सेव कर सकते हैं। इसको आप अकॉर्डिंग टू, अगर आपने किसी स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस करनी है तो आप इसमें कर सकते हैं। आपके पास सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग सारा डेटा आ रहा है। ठीक है, नेटवर्किंग प्रॉब्लम गुड, इस प्रॉपर जो है ना, यहाँ पे अपलोड फाइल है तो गूगल ड्राइव की लिंक आ गई है जहाँ पे प्रॉपर ये डेटा आपके पास इस रिस्पॉन्स शीट में आ गया। अगर आप इसको एक्सेल शीट में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, ऑप्शन ऑफ फाइल, यू कैन हियर गो फॉर द डाउनलोड। डाउनलोड पे जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ओपन डॉक्यूमेंट में, पीडीएफ में, आप कहीं पे जाके अपना ये डेटा इन फाइल फॉर्मेट ले सकते हो। बेटा व्हाई दिस डेटा इज इंपॉर्टेंट? आप इसकी एक्सेल शीट या आपकी रिस्पॉन्स शीट क्यों बना रहे हो, स्प्रेडशीट? बेसिकली जब आप कोई भी फॉर्म, ये मैं उसके लिए बता रही हूँ जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर है, एफिलिएटेड नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, उसको शायद आइडिया नहीं होगा। जब हम कोई भी पेपर राइटअप करते हैं, रिसर्च पेपर राइट, और आप उसको किसी अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर या अच्छे HGRS पेपर में, HEC अप्रूव जर्नल्स में अगर आप उसको सबमिट कराना चाह रहे हैं, तो अगर वो बहुत अच्छा जर्नल है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर बहुत अच्छा है, तो वो क्या करते हैं कि उनको उसका डेटा का वो चाहिए होता है, प्रूफ चाहिए होता है कि इफ़ यू आर, तो उसके लिए प्रूफ के पास आपके पास ये फाइल होनी चाहिए। फाइल में आपके पास एक्सेल की शीट होनी चाहिए, या फिर कोई PDF हो, कोई भी आपके पास इस तरह से स्प्रेडशीट, दिस द फाइल, दिस द प्रूफ ऑफ योर डेटा। इसको आप कॉपी पेस्टिंग में भी इजीली आप कर सकते हो। बेसिकली आपका सारा डेटा इन रिटन फॉर्म यहाँ पे आ गया है। क्लियर हो गया? तो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द सिंपल स्टेप्स जो कि हम डेटा क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन में करे थे, जो ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम। तो इसको हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। अगर इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज चैट्स में मुझे बता दे। बाकी एक क्वेश्चन है कि हाउ वी कैन वैलिडेट द क्वेश्चन, वी कैन वैलिडेट आवर फॉर्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आ जाते हैं। अभी मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरी स्लाइड शो हो रही है या नहीं हो रही है? नहीं हो रही है ना? अभी मैं स्लाइड्स पे आ जाती हूँ। स्लाइड शो हो रही है आपके पास बेटा? ओके, थैंक यू फातिमा। ओके, अभी हमने कंटेंट को डिस्कस कर लिया। हम बहुत इसको ज्यादा लंबा नहीं चलेंगे। क्वेश्चन हम सीक्वेंसेस मैंने आपको बताया कि आप इसको सीक्वेंस भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे लेके जा सकते हैं। एक क्वेश्चन का दूसरे क्वेश्चन के साथ लिंक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, लाइक यू कैन कस्टमाइज योर पेजेस। उसको ट्रांसलेशन है, इफ इंटरव्यूज विल बी कंडक्ट इन वन और मोर लोकल लैंग्वेजेस, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं, ट्रांसलेशन में कर सकते हैं, ताकि प्रॉपर जो है ना उसको कंसिडर किया जा सके। ओके, नाउ अवर मेन कंसर्न इज द प्रॉब्लम विथ रिस्पॉन्सेज। रिस्पॉन्सेज के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? ठीक है, एफर्ट्स रिक्वायर्ड टू आंसर क्वेश्चंस। अच्छा, पता क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो हमने क्वेश्चनर बनाया उसमें एफर्ट्स आ रही हैं, रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म। तो व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स? रिस्पॉन्सर्स जो होते हैं ना, हमारे जो रिस्पॉन्ड करने वाले होते हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनको कुछ भी नहीं मिल रहा होता है। उनको आपका फॉर्म रोज डेली उनके पास कोई फॉर्म आ रहा है, वो फिल कर रहे हैं, उनको क्या, कोई आप उनको इंसेंटिव तो दे नहीं रहे, कोई उनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही, उनको कोई इसका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा, देयर इज नथिंग दे आर गेटिंग। तो बेसिकली वो थोड़े से ना लेजी या फटीग शो करते हैं कि लाइक इतना बड़ा क्वेश्चन वर्डी है, इतना इसको रीड करो, फिर इसको समझो, फिर उसको बताओ। तो आप वो बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी रिस्पॉन्स जो है ना टिक कर देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है, ड्यूरिंग योर लास्ट कंसल्टेशन विथ योर डॉक्टर डिड द डॉक्टर डिस्कस मेडिकेशंस टू हेल्प लोअर योर ब्लड प्रेशर? अब क्वेश्चन इतना वर्डी नहीं है, बट यहाँ पे लिख दिया डिस्कस, डिड द डॉक्टर डिस्कस। अब उसने सोचा कि अब मैं व्हाट इज मीन बाय डिस्कस, तो उसने सोचा कि अब मुझे पूरी डिस्कशन याद करनी पड़ेगी कि डॉक्टर ने क्या क्या डिस्कस किया था मुझसे। तो दिस इज वेरी लेंथी प्रोसेस। तो उसने सोचा कि मैं इतना सब सोचने के डिस्कशन पूरी सोचूं, उसको रिकॉल करूं, तो व्हाट व्हाई कांट आई टिक का ऑप्शन
एनी ऑप्शन दैट इज सेटिस्फैक्ट्री या कोई भी, तो उसने कोई भी ऑप्शन चूज कर दिया। तो आप इसकी उसको रिकॉल कराने इतना इतना उसको एफर्ट्स नहीं लगवाए उसके क्वेश्चन को रीड करने के लिए। तो यू कैन सिंपली यूज द वर्ड टॉक एक्सप्लेन, कि सिंपली बता दें कि आपके डॉक्टर ने ब्लड प्रेशर को की मेडिकेशन या एंटी हाइपरटेंसिव को डिस्कस किया था, यस और नो, बस। इतना ज्यादा उसको नहीं पूछें कि क्या डिस्कस किया था, पूरी डिस्कशन, वो पूरी कहानियां थोड़ी बताएगा आपको। दूसरा, फटीक, आपने पूछा, कभी कभी आपके क्वेश्चन आते हैं जब आप रिस्पॉन्सेज देखते हैं ना, अभी मैंने इन रिस्पॉन्सेज को इतना अच्छे से वो रीड नहीं किया। जब अगर मैं आपके रिस्पॉन्सेज, मेरा खैर क्वेश्चन ही मैंने बस आपको क्वेश्चन इतने बनाए थे जो मैंने आपको जस्ट क्वेश्चन कैसे ऐड करते हैं वो बताया। फटीग और डिसइंटरेस्ट बेसिकली उन लोगों को होता है कि वो कभी कभी आप जब रिस्पॉन्सेज एनालाइज कर रहे होते हैं, तो आप, मैंने आपको कल बताया था कि आपका जो पॉपुलेशन या आपका सैंपल साइज है वो लार्ज होना चाहिए, आपके पास ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सेज आने चाहिए ऑनलाइन अगर लेने, ताकि अगर आपके पास कोई ऐसे रिव्यूज हैं जो कि आपको एक्सक्लूड करना पड़े तो आपका डेटा कम ना हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैंने मेरे पास एक गूगल फॉर्म था, उसके पास 200 ऑप्शन, 200 फॉर्म्स फिल हो गए, 200 रिस्पॉन्सेज मेरे पास आ गए, बट व्हाट हैपेंड, जब मैं डेटा को एनालाइज करी थी तो मैंने देखा कि काफी ऑप्शन ऐसे थे जिसने अग्री किया हुआ था विद एवरीथिंग। बहुत सारे ऑप्शन से अग्री अग्री, सबके साथ अग्री है, मोस्टली लिखा हुआ है डोंट नो, लाइक यू हैव आस्क्ड द के चैलेंजेस क्या है, उसने लिखा डोंट नो। हर दफा फर्स्ट रिस्पॉन्स पे उसने टिक किया हुआ है, रैंडमली जो है ना रिस्पॉन्स किया हुआ विदाउट कंसिडरिंग द क्वेश्चन। अब आपका सवाल ये होगा मुझे कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं आपको आगे बताती हूँ। वैलिडेशन दैट इज वन ऑफ द पॉइंट जो कि कंसीडर किया जाता है ड्यूरिंग इवैल्यूएशन, ड्यूरिंग वैलिडेशन, कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो रिस्पॉन्स आया है वो फटीग या डिसइंटरेस्ट की वजह से तो नहीं आया है। मिनिमाइजिंग, तो आप अपने क्वेश्चन को बहुत सिंपल रखना है, वर्डी नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा उसमें कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स नहीं होनी चाहिए, शॉर्ट प्रिसाइज होना चाहिए, ऐसे एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ रेलिवेंट होना चाहिए। आई हैव गिवन यू एग्जांपल कि एक क्वेश्चन मुझसे पूछा कि हर्बल मेडिकेशन यूज करते हो, आई हैव टोल्ड देम कि नहीं, बट दे हैव आस्क्ड व्हाट टाइप ऑफ हर्बल मेडिकेशन यू आर यूजिंग, और वो क्वेश्चन भी मैंडेटरी था, रिक्वायर्ड था। अब मुझे बताना था, जब मैं यूज ही नहीं करती हूँ हर्बल मेडिकेशन, तो हाउ कैन आई टेल यू कि व्हाट टाइप ऑफ हर्बल मेडिकेशन आई एम यूजिंग। तो और मोस्टली आप जो अपने ऑप्शंस में नेवर और ऑलवेज का यूज नहीं करो तो ज्यादा बेटर है, बिकॉज मोस्टली जिस तरह के जो डिसइंटरेस्ट वाले लोग होते हैं, फटीग वाले लोग होते हैं, वो नेवर और ऑलवेज को ज्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। ओके, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या करना है, स्टार्ट ही कॉम्प्लिकेटेड से नहीं करना, आपने क्या करना है, पहले जनरल से थोड़ा जनरलाइज करना है, फिर उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक, फिर थोड़ा सा इजी टू डिफिकल्ट की तरफ जाना है, डिफिकल्ट टू इजी की तरफ नहीं जाना, ताकि आपका आपके रिस्पोंडेंट का उसके साथ कनेक्ट बिल्ड हो सके। ठीक है, लेआउट, आई हैव टोल्ड यू, लेआउट आपका ऐसा होना चाहिए कि आपने उसको प्रॉपर जो है ना, देयर शुड बी इनफ स्पेस फॉर ओपन एंडेड क्वेश्चन। आपने क्वेश्चन तो ओपन एंडेड दिया है, बट आपने उसमें क्या कर दिया, बिल्कुल राइट शॉर्ट आंसर जो है उसको क्लिक किया हुआ है, पैराग्राफ को क्लिक नहीं किया हुआ, तो आप ओपन एंडेड आंसर दे सकते हो। फॉन्ट साइज आपका इतना वेरी क्लियर, क्वेश्चन आंसर अलग अलग स्प्लिट नहीं होने चाहिए, क्वेश्चन एक पेज पे, आंसर दूसरे पेज सेक्शन में गया हुआ है, और इनफ वाइट स्पेस, देयर शुड बी अ लाइट थीम। Now, this is very important. That is the validation. How we can assess the quality of the question. सबसे पहले आपका वैलिडेशन होता क्या है, कंप्लीटनेस ऑफ डेटा। देयर आर सम सिंपल पैरामीटर्स जो हम डिस्कस करें, दैट इज बिल्ट इन वैलिडेशन ऑप्शन। सबसे पहले तो आपने जो के ऑप्शंस उसके अंदर ही होते हैं फॉर्म के, पहला ऑप्शन तो आपका रिक्वायर्ड फील्ड, दैट आई हैव टोल्ड यू कि आपने रिक्वायर्ड वाला, जो रिक्वायर्ड फील्ड्स वाला ऑप्शन है, कि ये मैंडेटरी है, कि मैंडेटरी टू फिल द क्वेश्चन टू गिव द आंसर, तो रिक्वायर्ड फील्ड वाला ऑप्शन आपको देना होगा लाजमी। वैलिडेशन रूल्स जो है शॉर्ट और पैराग्राफ आंसर्स के लिए होने चाहिए, लेंथ लिमिट और न्यूमेरिक वैल्यूज आपके पास, वो आपने रूल बताना होगा। मैनुअल प्री टेस्टिंग भी होती है, जो आई हैव टोल्ड यू, लाइक पायलट टेस्टिंग, पायलट स्टडी का मैंने आपको कल बताया था कि हमें अपने ही क्वेश्चनेयर को स्मॉल ग्रुप के ऊपर पहले टेस्ट करना होता है। आई डोंट नो कल सब आप लोग सब थे या नहीं, बट होता क्या है कि वी हैव टू वैलिडेट, वी हैव टू डू पायलट स्टडी। मोस्टली पायलट स्टडी करना इंपॉर्टेंट होता है कि आपके क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक है तो आपको उसको एनालाइज कर सकें, उनके फीडबैक्स लेने होते हैं, और फिर जो ये पायलट स्टडी वाले जो भी सैंपल इनमें
जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनको आप एक्सक्लूड कर देते हो। आपके फाइनल डेटा में इनका बस आपने ये बताना होता है, जब आप एक राइटअप करोगे एज अ इंडिविजुअल रिसर्चर, अगर आप इसको राइटअप कर रहे हो इस स्टडी का, तो आप मेंशन करोगे मेथोडोलॉजी में कि यू हैव डन द पायलट टेस्टिंग, पायलट स्टडी परफॉर्म की थी, पायलट स्टडी कैसे परफॉर्म की थी, कितने पार्टिसिपेंट्स थे, उनका रिस्पॉन्स क्या था, उसके अकॉर्डिंग आपने अपने क्वेश्चन में क्या चीजें की। और ये मेंशन करना भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो कैंडिडेट्स पायलट स्टडी में आपने दिए थे उनको आपने एक्सक्लूड कर दिया है फ्रॉम द फाइनल डेटा। कंसिस्टेंसी चेक, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, यूज अ फ्यू रिडंडेंट क्वेश्चंस। कभी कभी क्या होता है पायलट स्टडी में, मोस्टली पायलट स्टडी में यहाँ पे एक क्वेश्चन में, अच्छा जैसे मैंने आपको भी लास्ट में मैंने आपको बताया अभी कि आपको पता होना चाहिए कि आपने रिस्पॉन्सेज को कैसे एक्सक्लूड करना है, कि डिसइंटरेस्ट है, फटीग है, या क्वेश्चन जो है ना प्रॉपरली हम आंसर जो है वो इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंट है आंसर, वो हमारे प्रॉपर रिस्पॉन्सेज को ये इसको हमें एक्सक्लूड करना होगा। हाउ वी नो कि हम अब इस डेटा को या इस रिस्पॉन्स को एक्सक्लूड करेंगे। ओके, कंसिस्टेंसी चेक, तो आप क्या करोगे, लाइक फॉर एग्जांपल व्हाट इज रिडंडेंट क्वेश्चन। रिडंडेंट क्वेश्चंस होते क्या है, बेसिकली क्वेश्चन जो है ना ये होता है कि रिडंडेंट क्वेश्चन की एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। हाउ वुड यू रेट योर ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस, एक क्वेश्चन था मैंने दिया था, मल्टीपल क्वेश्चन है, एक्सीलेंट, गुड, ये मैंने क्वेश्चन आपको दिया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अभी हमने इसको अभी अभी यूज किया। अब इसका रिडंडेंट क्वेश्चन क्या होगा कि इसी क्वेश्चन को आई हैव फ्रेज्ड डिफरेंटली। मैंने क्या किया, हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद योर ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस, दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन लेवल पूछ रहे हैं और दूसरी तरफ भी मैं पूछ रही हूँ कि ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस को, ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंस इन द टाइप, एक को मैंने लीनियर लाइकट स्केल में दे दिया, दूसरे को मैंने मल्टीपल एमसीक्यू चॉइस में दे दिया, बट देयर इज अ डिफरेंस ना इन बोथ क्वेश्चंस, लेकिन क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन टाइप इज डिफरेंट बट बोथ क्वेश्चंस आर सेम। तो मैंने दोनों क्वेश्चंस को इसलिए इसमें ऐड किया ताकि मैं बाद में एनालाइज कर सकूं। अगर इफ यू आर ऑनेस्ट रिस्पोंडेंट, अगर आप ऑनेस्टली इसका जवाब दे रहे हो तो आप मुझे बताओगे ओवरऑल आप कैसे रेट करो, तो आपने बताया कि इट्स एक्सीलेंट, पहले क्वेश्चन आपने बताया एक्सीलेंट और दूसरे क्वेश्चन में आपका जवाब आ रहा है पुअर, तो इट मीन्स यू आर, आप अटेंटिव नहीं हो, आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट है, आप इनकंसिस्टेंट है और आपने बहुत केयरलेसली इसको रिस्पॉन्ड किया है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आपने इनकंसिस्टेंसी को देखने के लिए फटीग, नॉन इंटरेस्ट और जो डिसइंटरेस्ट वाले जो बंदे होते हैं, रिस्पॉन्डेंट्स होते हैं, उनको आपने एक्सक्लूड कैसे करना है कि आपने इंटेंशनली आपने रिडंडेंट क्वेश्चंस ऐड करने हैं और इन रिडंडेंट क्वेश्चंस को आपने मेंशन करना है इन योर स्टडी, इन योर डेटा कि यू हैव आल्सो एडेड रिडंडेंट क्वेश्चंस टू मेक द टू इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द डेटा। डेटा की एक्यूरेसी के लिए आपने रिडंडेंट क्वेश्चन ऐड किया, बाद में आप इसको कंपेयर करोगे कि पहला क्वेश्चन और रिडंडेंट क्वेश्चन को आप कंपेयर करोगे, इफ द आंसर टू बोथ क्वेश्चंस आर सेम इट मींस द रिस्पांस इज वेरी गुड। आप इसको ऐड करोगे, अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर अलग है और सिर्फ एक क्वेश्चन पे नहीं, आप ये 2-3 क्वेश्चन अगर आप ऐड कर रहे हो फॉर द आंसरिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, अगर आप डेटा को बहुत अच्छा आप उसको प्रेजेंट करना चाह रहे हो ना वेरी गुड जर्नल, तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप इसको भी ऐड करो, रिडंडेंट क्वेश्चन आप ऐड करो, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो रिस्पॉन्स था वो रिस्पॉन्स अच्छा था या वो केयरलेस रिस्पॉन्स था। इफ यू आर सीइंग कि वो केयरलेस रिस्पॉन्स है, एक में उसने लिखा हुआ है कि भाई आई एम नॉट सेटिस्फाइड, दूसरे में उसने लिखा हुआ है कि एक्सीलेंट, ऑल्दो मीनिंग ऑफ द बोथ क्वेश्चंस इज वेरी सेम, दोनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर वो एक अटेंटिव कैंडिडेट होता है तो वो दोनों क्वेश्चंस को पहले समझता फिर जवाब देता। अगर मैं मुझे रेटिंग करनी है अपने एक्सपीरियंस की तो मेरी रेटिंग है इट्स वेरी गुड, तो इफ वेरी गुड तो इट मींस आई एम वेरी सेटिस्फाइड ना, तो बोथ शुड बी सेम। ओके, अच्छा अब हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन के लिए मेजरमेंट के लिए वी हैव टू डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। ये इट इज दे आर द मोस्ट कॉमन पैरामीटर्स फॉर द वैलिडेशन। वैलिडिटी आपको इन टर्म्स के कैसे क्या समझ में आ रहा है, वैलिडिटी, 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 हाउ डू वी नो दैट वी आर इंडीड मेयरिंग व्हाट वी वांट टू मेयर। वैलिडिटी मींस कि आप मेक श्योर करना चाह रहे हो कि आप वही मेयर कर रहे हो जो आपको मेयर करना है या वही कंटेंट आपने डाला है क्वेश्चन में जो आपको चाहिए। ये ना हो कि जब आपके पास रिस्पॉन्सेज आ जाए, आपने 2-3 वीक्स आपने अपने रिस्पॉन्सेज ले लिए, जब उसको डेटा को एनालाइज करना हो तो आपका डेटा ही कुछ और फाइंडिंग्स दे रहा हो, आपका डेटा आपकी स्टडी को रिलेट ही ना कर रहा हो, तो योर डेटा फॉर्म मस्ट बी वैलिडेट, आपने उसकी वैलिडिटी देखनी है। और दूसरा आपके पास है रिलायबिलिटी। रिलायबल इज कि अगर आप वही मेयरमेंट, अगर वही मेयरमेंट आप डिफरेंट उस पर कर रहे हो। आई गोट अ क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है,
अच्छा सॉरी, रिलायबिलिटी कुड बी श्योर इफ वी, अगर एक फॉर एग्जांपल रिलायबिलिटी हम दो तरह से कर सकते हैं, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी वी आर ऑलरेडी शॉर्ट ऑफ टाइम, तो मैं इसको 15 मिनट्स में रैप अप करती हूँ। कि रिलायबिलिटी बेसिकली हम देखते हैं कि यहाँ तो मैं अपना ही काम आज कर रही हूँ, और 2 वीक्स के बाद मैंने दोबारा से इसी फॉर्म को जनरेट किया उसी सेम पॉपुलेशन पे, ठीक है। मेरा सैंपल टारगेट आप ही, मैंने आप लोगों के साथ आप आज फॉर्म किया है ना, मेरे पास 58 रिस्पॉन्सेज हैं। अभी 58 रिस्पॉन्डेंट्स को दोबारा से मैं यही फॉर्म 2 हफ्ते के बाद भेजूंगी या 1 हफ्ते के बाद भेजूंगी, तो मैं दोबारा से रिस्पॉन्स लूंगी। अगर मेरे दोनों के रिस्पॉन्स बिल्कुल सेम हो रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल बहुत लंबा गैप भी नहीं दे सकती मैं 2 दिन के बाद 3 डेज के बाद अगर मैं आपके पास दोबारा से ये रिस्पॉन्स फॉर्म भेजता हूँ, दोबारा से आपका ये फीडबैक लेती हूँ, तो आई विल कंपेयर बोथ रिजल्ट्स कि क्या जो फॉर एग्जांपल फातिमा ने जो रिजल्ट मुझे आज दिए हैं, क्या 2 दिन बाद भी उसके सेम रिजल्ट हैं, तो दिस विल रिजल्ट इन द रिलायबिलिटी कि मेरा ये फॉर्म रिलायबल है, ठीक है। या तो ये एक तो ये पैरामीटर हम कर सकते हैं, दूसरा हम ये भी कर सकते हैं कि मेरी स्टडी एक तो मैंने की है, यही स्टडी सेम स्टडी कोई और करे विद द सेम इंस्ट्रूमेंट विद द सेम क्वेश्चनर, और रिजल्ट्स कंपेयर करें कि दोनों के रिजल्ट्स रिलायबल हैं या नहीं है, ठीक है। ओके, validity and reliability are two important characteristics of behavioral measure of quality indicators. Basically quality को indicate करते हैं। अब reliability में हमारे पास सबसे पहले stability पता चलती है, equivalence, internal consistency, और validity में we have content, criteria and construct. तो सबसे पहले हम validity को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वैलिडिटी आई हैव डिस्कस ऑलरेडी कि हमें सिर्फ ये देखना है कि हम वही डेटा ले रहे हैं कि जो हम जानना चाह रहे हैं, टू विच द इंस्ट्रूमेंट मेयर्स एंड व्हाट इट पर्पस, हम हमारा पर्पस क्या है और हमें मिल क्या रहा है, बोथ आर सेम। हमें ये देखना है, हमें कंपेयर करना है कि जो हम चाह रहे थे और जो हमने पूछा है आर दे बोथ सेम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पेन असेसमेंट टूल ले रहे हो, तो आपने ये देखना है कि वो पेन इंटेंसिटी को ही मेयर कर रहा है, ना कि एंजाइटी को मेयर कर रहा है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेन एंड एंजाइटी। आप कर तो पेन असेसमेंट रहे हो, बट आपने उसमें एंजाइटी के क्वेश्चन डाले हैं और आपको एंजाइटी का पता चल रहा है, पेन का आपको नहीं पता चल रहा है। आपके जो रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं वो एंजाइटी के आ रहे हैं, पेन के नहीं आ रहे। तो इट मीन्स योर फॉर्म इज नॉट प्रॉपर वैलिडेट। तो वैलिडिटी के लिए सबसे पहले आपको कंटेंट देखना है, वही आपका कंटेंट बिल्कुल अगर रिलेट कर रहा है क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन के साथ, क्राइटेरिया, एंड देन नंबर 3 इज कंस्ट्रक्शन। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात आपकी, जो मुझसे एक स्टूडेंट ने अभी सवाल किया था कि हम उसको फॉर्म को वैलिडेट कैसे करेंगे, तो बेटा जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वैलिडेशन जो आज हम परफॉर्म करते हैं ना, अब ये उस बात का जवाब है कि हम उसको कैसे परफॉर्म करते हैं। आपने कोई भी, मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, प्रैक्टिकल अप्रोच के थ्रू, मैं आपको बहुत ज्यादा स्लाइड रीड नहीं करना चाह रही हूँ। आई वांट टू डिस्कस कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि हमें करना क्या है। यू हैव फॉर्म्ड योर कंस्ट्रक्ट योर फॉर्म, आपने रिस्पॉन्सेज ले लिया, आपको मैंने बता दिया कि आपने रिस्पॉन्सेज कैसे देखने हैं, आपने उसको डेटा शीट पे कैसे लेके जाना है। अब ये तो रिस्पॉन्सेज की बात होगी, बट बिफोर रिस्पॉन्सेज, बिफोर शेयरिंग योर फॉर्म विद द ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, आपने क्या करना है, यू हैव टू वैलिडेट योर कंटेंट। कंटेंट वैलिडेशन के लिए आपके पास देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन इज आस्क फ्रॉम एक्सपर्ट्स। मैंने अपना अगर फॉर्म बना रही हूँ तो आई हैव टू वैलिडेट माय फॉर्म विद एन एक्सपर्ट, जो कि मेरे फॉर्म को रीड करे, मेरे फॉर्म में अगर कोई मिस्टेक्स है तो वो मुझे बताए, बिकॉज देयर आर चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर। मुझे नहीं पता कि मैंने ऑनलाइन असेसमेंट में मैंने 4 फैक्टर्स एंटर किए हैं अपने हिसाब से। अगर मैं आप में से किसी को बोलूँ तो हो सकता है आपको 1-2 पैरामीटर 1-2 फैक्टर और उसमें ऐड कर दो, तो देयर आर चांसेस ऑफ ह्यूमन एरर। तो आपको इसकी कंटेंट की वैलिडिटी करानी होती है फ्रॉम एक्सपर्ट। तो बहुत सिंपल ऑप्शन आपके पास होना चाहिए कि आपने क्या किया, फॉर्म बनाया, किसी एक एक्सपर्ट को जिसको आपको लगता हो कि भाई रिसर्च का बंदा है, इसको ये काम, ही नोज कि हाउ टू मेक अ फॉर्म और पर्टिकुलर फील्ड का। अगर फॉर एग्जांपल आप फार्मेसी से बिलोंग करते हैं तो फार्मेसी के किसी एक्सपर्ट को आप फॉर्म भेजें। अगर आप किसी और से मतलब कोई पर्टिकुलर सोशल साइंसेज है या एग्रीकल्चरल फील्ड है, एनी अदर फील्ड, तो आपको अपनी अपनी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड अपने फॉर्म को वैलिडेट कराना है। यहाँ तो आप क्या करोगे, डिफरेंट लिटरेचर्स को सर्वे करोगे जिसमें आप देखोगे उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस स्टडीज को एक्सप्लोर करोगे। आस्क फ्यू पीपल, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी अबाउट द एक्सपर्ट्स, लाइक इनफॉर्मली आप पूछ सकते हो, जैसे अपने फ्रेंड्स को दिखा दिया, ठीक है। फेस वैलिडेशन, लाइक फेस वैलिडेशन इज अनदर टर्म ऑफ एक्सपर्ट वैलिडेशन। आप किसी को दिखा के कोई प्रॉपर उसकी फेस वैलिडेशन करा रहे हो। आस्क एक्सपर्ट्स इन द फील्ड ऑफ टू रेट आइटम रेलिवेंस, कि आप उसको आप उनकी रेलिवेंसी रेट करने का बोल रहे हो। कंटेंट वैलिडिटी इंडेक्स,
तो बेसिकली आपने क्या करना है, एक्सपर्ट से पूछना है कि मेरा कंटेंट प्रॉपर वैलिडेट है या नहीं है, प्रॉपर कवर कर रहा है उन टूल्स को जो कि मैंने पूछे या नहीं पूछे। अगर फॉर एग्जांपल इफ आई एम आस्किंग क्वेश्चन अबाउट मेकिंग अ क्वेश्चनेयर अबाउट द एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप प्रोग्राम, आई वांट टू नो, I have sent the form to a pharmacist who is working in the antibiotic stewardship program, जो इस फील्ड में पर्टिकुलरली काम कर रहा है, मैंने उसको ही फॉर्म बना के भेज दिया। अब वो तो अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को एसेस करेगा ना, एज ऑडियंस भी करेगा और एज एन एक्सपर्ट भी उसको एनालाइज करेगा, और उसके अकॉर्डिंग मुझे बताएगा कि मुझे इसमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेगी। तो यू विल मेंशन इन योर आर्टिकल, इन योर रिसर्च आर्टिकल, दैट आपने अपने फॉर्म को एक्सपर्ट वैलिडेट भी करवाया है। फेस आपने पायलट स्टडी भी करवानी है बाद में, पहले सबसे पहले आपने फेस वैलिडेशन करा ली। क्राइटेरियन वैलिडिटी में सिंपली आपने क्या करना है, कंपेयर करना है विद अदर एक्सिस्टिंग टूल्स। ऐसा नहीं होता कि जो मेरा काम है वो पहले, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनलाइन असेसमेंट था, ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस एक टॉपिक है, ये टॉपिक को कंपेयर करना है विद अदर एक्सिस्टिंग टूल्स। सेम टॉपिक अगर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके साथ में इसको कंपेयर कर सकती हूँ इजीली। मुझे मिल जाएगा कहीं ना कहीं से डेटा, या कोई उनके रिजल्ट्स होंगे तो उस रिजल्ट्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो मैं उनके साथ कंपेयर कर सकती हूँ। तो दिस इज द क्राइटेरिया वैलिडिटी। यू इन सिंपल इसमें आपने क्या करना है, आप टूल्स को कंपेयर करो विद प्रीवियस टूल्स, ठीक है। ओके, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा फॉर एग्जांपल आपने क्या किया है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी में क्या होता है, आपने थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट को मेयर किया है। कैसे, मैं आपको इसके एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल वी डेवलप्ड अ न्यू टूल टू मेयर इंटेलिजेंस, एक इंटेलिजेंस मेयर करने के लिए वी हैव डेवलप्ड अ टूल। अब आपने क्या किया कि मेयर ऑफ इंटेलिजेंस आपने करना है, आपने पीएचडी रिसर्चर्स एक ग्रुप ले लिया और एक ग्रुप ले लिया आपने स्टूडेंट्स का, वो स्टूडेंट्स हु हैव फेल्ड टू गेन एंट्री टू कॉलेज। आपने एक तरफ आपके पास स्टूडेंट्स हैं जो कि पास भी नहीं कर सके एमटी कैट, दूसरा आपने पास पीएचडी रिसर्चर्स हैं। अगर आपकी स्टडी में यू हैव फाउंड दैट देयर वाज नो डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस बिटवीन दीज टू ग्रुप्स, इट मींस योर फॉर्म इज पुअर कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, योर टूल हैज अ पुअर कंस्ट्रक्ट, ऑब्वियसली देयर इज अ डिफरेंस। एक तरफ पीएचडी रिसर्चर्स हैं, एक तरफ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी तक उनका वो लेवल ऑफ नॉलेज भी नहीं है, अभी तक उन्होंने कॉलेज में एंट्री भी नहीं की है, तो there must be a difference in the intelligence, na? There have to be a difference. But if your form is saying, if your analysis is saying that there was no any difference between the intelligence, it means your form has already failed. Construct validity नहीं है, proper theoretical approach को validate नहीं कर पा रहे, लेकिन ये पॉसिबिलिटी है, किसी फॉर्म की रिक्वायरमेंट होती है, हम कर सकते हैं, तो हमारा स्ट्रॉन्ग अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। लास्ट पैरामीटर इज द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें रिलायबिलिटी सिंपली कि आपने रिपीटेड ट्रायल्स में आपके पास सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। रिलायबल डेटा, योर फॉर्म इज रिलायबल, योर टूल इज रिलायबल इफ देयर इज अ कंसिस्टेंसी। अगर रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी है, बार बार सेम रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इट मींस कि योर फॉर्म इज, योर टूल इज रिलायबल। तो आपके पास देयर आर थ्री ऑप्शंस आपके जब एक फॉर्म को बना रहे हो, टूल को बना रहे हो, स्टेबिलिटी, इक्विवेलेंस एंड इंटरनल कंसिस्टेंसी। स्टेबिलिटी क्या हो रही है? Stability, simply you can identify the stability, same result will be achieved with repeated testing using the same tool. I have already told you, मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है कि आज मैंने आपसे डेटा लिया है, 2 दिन के बाद मैं आपसे बाद दोबारा सेम डेटा लूंगी, तो दिस इज कॉल्ड टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। पहले टेस्ट किया, उसके बाद रीटेस्ट किया रिलायबिलिटी को देखने के लिए, ठीक है। तो इतना टाइम गैप होना चाहिए कि कोई एक्सटर्नल पैरामीटर ना आए, ना बहुत लंबा टाइम हो, ना बहुत शॉर्ट टाइम हो, ताकि मेमोरी आपकी चेंज ना हो, आपका स्टेटस चेंज ना हो। लाइक फॉर एग्जांपल आज तो आपको ऑनलाइन लर्निंग बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन कल को कोई ऐसा टीचर आपको मिल जाता है जिसने आपको अच्छा नहीं पढ़ाया और वो आपका पूरा एक्सपीरियंस चेंज कर दिया, तो इट मीन्स आपका ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस जो है आपके उसमें फीडबैक चेंज होगा। तो मुझे इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं देना कि आपके एक्सपीरियंसेस ही चेंज हो जाए, ठीक है। तो दिस इज द टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी। बेसिकली हम इसको मोस्टली लोग नहीं करते इसको, क्योंकि एक बार ही फॉर्म फिल कराना बहुत मुश्किल है, तो बार बार कैसे फिल कराऊंगी। तो बेसिकली ये बहुत पुराना मेथड है और इसको हम यूज कर सकते हैं अगर आपके जो ग्रुप है, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो शॉर्ट, ग्रुप छोटा है आपके पास। दूसरा इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस सिंपली आप क्या कर रहे हो, एक ही रिसर्च, एक ही टूल, एक ही इंस्ट्रूमेंट जो है मेरे पास, एक ही क्वेश्चनर आज मैं यूज कर रही हूँ, कल को 2 दिन बाद
कोई और रिसर्चर इसी सेम टूल को यूज करके स्टडी ले रहा है, तो इट मीन्स वी आर गेटिंग द रिजल्ट। अगर सेम रिजल्ट है तो इट दिस इज इक्विवेलेंट, द फॉर्म इज द टूल इज इक्विवेलेंट। तो वही बच्चे सेम बात है कि एक ही फॉर्म बार बार कोई क्यों फिल करेगा। लाइक मैं आपसे ही अगर मैं आपको बोलूँ जवेरिया फातिमा आसिया, इफ आई एम सेइंग टू फिल द फॉर्म अगेन, तो आप लोग ऑलरेडी फटीग फील करोगे कि एक ही फॉर्म बार बार क्यों फिल करा रही है। ठीक है, तो देयर आर द डिफरेंस। तो आजकल हमारे पास ना स्टेबिलिटी इतना यूज हो रहा है ना इक्विवेलेंस, बट इट कैन बी यूज्ड। लास्ट इज द इंटरनल कंसिस्टेंसी। ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनल कंसिस्टेंसी में हमारे पास बेसिकली स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आ जाती है, तो तीनों में नहीं आती है। देयर आर 3 मेन पैरामीटर्स। इसमें हमारे पास एवरेज, इंटर आइटम कोरिलेशन है, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है, क्रॉन बैच अल्फा टेस्ट है। अच्छा, तीनों टेस्ट हैं। इनमें से तीनों टेस्ट में हमारे पास जो लास्ट वाला क्रॉन बैच अल्फा टेस्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट एंड वाइडली बीइंग वाइडली यूज्ड इन नाउअडेज। उसके अलावा हमारे पास एवरेज आइटम, इंटर आइटम कोरिलेशन इतना यूज नहीं हो रहा, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी इतना वो इफेक्टिव नहीं है। स्टेबिलिटी जो आपने पीछे देखा और इक्विवेलेंस देखा, ये दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी जो आपके आजकल आप यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है, अगर बस मुझे आई एम डिस्कसिंग अ लिटिल बिट डेफिनेशन ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। यूज नहीं होता है बस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम अगर हमें ये करना पड़ जाए तो हम इसको कैसे करेंगे। ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ द टॉपिक। हमें सिंपली क्या करना है कि आपने पूरे आपके जो आइटम से आपको ऑल आइटम इज हेयर, आइटम इज क्वेश्चन, आपके जितने क्वेश्चन थे आपने उन क्वेश्चन का एवरेज निकाला और आपने उसका जो है ना रिजल्ट निकाल दिया। बेसिकली आपने इसमें एवरेज निकाल दिया। एवरेज इज अ मीन ना। इफ यू हैव 20 क्वेश्चन, तो आपने 20 क्वेश्चन के डेटा को मेंशन किया, रिजल्ट को आपने उनका मीन निकाल दिया। तो आप 0 से 1 का इनका फिगर होता है जो 0.9, जितना ज्यादा 1 के करीब होगा नियरेस्ट होगा, उतनी ज्यादा उनकी कोरिलेशन होगी, और जितनी ज्यादा 0 के करीब होगी उतनी ज्यादा दे आर नॉट कोरिलेटिंग ईच अदर। कोरिलेशन सिंपली दे आर हाउ दे आर सिमिलर, एक दूसरे से कनेक्शन कितना है। ठीक है, दूसरा हमारे पास स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ से आपको क्या समझ में आ रहा है? आपने जो हमारे पास 6 क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ऑड एंड इवन के अकॉर्डिंग आपने, देयर आर सम ऑड क्वेश्चंस 1, 3 एंड 4 एंड इवन, मतलब यू हैव डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और फिर आपने उसकी स्टैटिस्टिकल कोरिलेशन चेक की है। तो सिंपली आप देख रहे हो कि दोनों में क्या कोरिलेशन है। इफ दे बोथ आर हैविंग द सेम मोर कोरिलेशन, तो 0 to 8, तो इट मींस इट इज मोर, इट इज गुड रिलायबल, अदरवाइज इट इज नॉट रिलायबल। तो आपके पास जो ये पैरामीटर्स होते हैं कैसे स्केल करते हैं, आपके पास 0 to 1 का स्केल होता है। ठीक है, जितना ज्यादा नियर टू 0 होगा उतना ज्यादा रिलायबल नहीं होगा, लीस्ट रिलायबल होगा। 1 के करीब होगा तो इट विल बी मोर रिलायबल। तो हमें देखना है कि हमारा कितना रिलायबल है। तो मोस्टली अगर 0.5 तक आपका डेटा आता है तो वो लीस्ट की तरफ जाना शुरू कर देता है, तो फिर इट मींस योर डेटा, योर टूल इज नॉट रिलायबल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज द क्रॉन बैच अल्फा टेस्ट। आपको इसके बारे में, इसके जो प्रॉपर वर्कशॉप होनी चाहिए, बट क्योंकि ये अलग से एक पूरा टूल है, जैसे SPSS एक अलग टूल है, इस तरह से क्रॉन बैच अल्फा टेस्ट है, इसकी डेटा एंट्री में बहुत टाइम लग जाता है। आपने SPSS का सुना होगा, आई होप इसमें इस आपके जो इंटरनेट प्रोग्राम है इसमें आपका शायद मे बी इसका भी एक पार्ट हो। बट क्रॉन बैच अल्फा टेस्ट बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि इसमें आप सारा, इसमें स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, दैट इज SPSS। आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपने डेटा को SPSS पे ऐड करना है। इसको जो आपने, मैंने आपको एक्सेल शीट बताई है, जो आपने उसको डाउनलोड करी है, आपने एक्सेल शीट के थ्रू वेरिएबल्स को, डेटा को आपने ऐड कर देना है इनटू द एक्सेल शीट, इनटू द SPSS, सॉरी। SPSS में जब आप ऐड करोगे तो उसमें भी आपने सिमिलर वे में आपने क्या देखना है, कोरिलेशन। SPSS का डेटा बहुत अच्छा होता है, बहुत इफेक्टिव होता है, और सबसे ज्यादा यूज करना आजकल जो हमारे पास, इन सिंपल टर्म्स समराइज, इफ आई एम गोइंग टू समराइज द टुडेज टॉपिक, तो आपने आपके पास होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 1 इज आपने क्या कराना है, वैलिडेशन करवानी है। ठीक है, अगर मैं आपको एज अ टीचर कि आपको करना क्या है डायरेक्टली, तो ये गो फॉर फेस वैलिडेशन। नंबर 2 यू विल गो फॉर, तो दीज आर द 3 पैरामीटर्स जो कि आजकल मोस्ट वाइडली यूज किए जा रहे हैं, और बस इन्हीं पे ज्यादातर हमारा जो है मेन टास्क काम होता है। ठीक है, क्रॉन बैच अल्फा टेस्ट होता क्या है, बेसिकली इट इज अ मेयर ऑफ इंटरनल कंसिस्टेंसी। इसका भी वही 0 to 1 पे होता है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये 0 to 1 मैंने आपको बताया कि अगर 0 तक होगा, 0 के करीब होगा तो इट विल बी लीस्ट रिलायबल, अगर 1 के करीब होगा तो इट विल बी मोर रिलायबल। ओके, तो आपने क्या देखना है कि अगर आपका डेटा बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है, 0.9 से भी ऊपर आया, इट मींस वेरी नियर टू 1, वेरी क्लोज टू 1,
तो इसका मतलब ये हो सकता है कि देयर इज अ चांस ऑफ रिडंडेंसी। आपको मैंने कहा था कि आप रिडंडेंट क्वेश्चंस भी ऐड कर सकते हो फॉर द वैलिडिटी, लेकिन ये नहीं है कि आपने बहुत सारे रिडंडेंट क्वेश्चंस ऐड कर दिए तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जब रिडंडेंट क्वेश्चंस आपने ऐड किए तो उनका रिजल्ट तो सिमिलर होगा ना। तो उनके सिमिलर रिजल्ट की वजह से आपका जो डेटा है, आपका रिजल्ट है, वो बहुत अच्छा आ सकता है, बहुत रिलायबल आ सकता है, क्योंकि आपके क्वेश्चन बहुत सिमिलर है। बेसिकली क्रॉन बैच अल्फा टेस्ट इस तरह के इंटरनल जो कोरिलेशन वाले टेस्ट है, इंटरनल रिलायबिलिटी जो देखते हैं, बेसिकली वो देखते हैं कि आपका डेटा कितना आपके क्वेश्चंस कितने एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं। तो इफ यू आर रिलेटिंग, अगर आपके रिडंडेंट क्वेश्चंस हैं जो एक दूसरे का सेम है बट पैराफ्रेजिंग की हुई, तो ऑब्वियसली आपका जो क्रॉन बैच अल्फा टेस्ट है पूरा बन नहीं आएगा। तो आपने ये शो करना है कि आई हैव मेंशनड इफ टू हाई एंड अल्फा above 0.9 may indicate redundancy in item means questions, meaning the questions are too similar. Okay, तो आपका higher alpha test almost 0.7 0.7 to 0.8 तक होना चाहिए। अगर आपका 0.5 से कम है तो इट मीन्स योर टेस्ट इज गोइंग टू फेल। लास्ट आपके पास लास्ट क्वेश्चन इसमें आपको बताना है कि सिलेक्टिंग एन एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर आपके पास पहले से लास्ट है ये कि अगर आपके पास पहले से कोई टूल क्वेश्चन अवेलेबल है ना, तो आप उसको शुरू से बना रहे हो, वैलिडेट कर रहे हो, तो बेटर ये है कि आप उसको एग्जिस्टिंग इंस्ट्रूमेंट को ही ले लो। अगर आप इसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो आप उसको रेफरेंस के तौर पे मेंशन कर सकते हो कि मैंने ये फलां स्टडी से ये क्वेश्चन लिया था, इसमें ये मॉडिफिकेशंस किए, क्योंकि आप इसको क्रॉस सेक्शनल थी उनकी स्टडी, उन्होंने एक बार कर दी थी, आप उसको दोबारा करना चाह रहे हो सेम स्टडी को बट डिफरेंट रिसर्चर है, तो आप एक सेम पुराने अगर जो है इंस्ट्रूमेंट को यूज करें तो इट विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच टू डेवलप एंड वैलिडेट एन इंस्ट्रूमेंट। दिस सेम गोज फॉर इंटरव्यू, दिस सेम गोज फॉर क्वेश्चनियर। ठीक है, गूगल फॉर्म पे भी सेम जा रहा है, इंटरव्यू पे भी सेम जा रहा है। इंटरव्यू के लिए अगर मैं प्रीवियस वाला फॉर्म ही ले रही हूँ तो मैं उसका रेफरेंस उसको क्लेम कर दूंगी, रेफरेंस बता दूंगी, तो ऑब्वियसली मैं उसको यूज कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, बिफोर गोइंग टू एड माई लेक्चर जस्ट अलाउ मी टू शेयर, एंड मैं जरा सा आपको बस एक मिनट मैं आपके साथ ना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ SPSS की। आई डोंट नो यू हैव SPSS और नॉट, लेकिन मैंने आपको जरा सा ये बताना है कि SPSS में जो आप क्रॉन बैच अल्फा टेस्ट करते हो वो कैसे कर सकते हो। बेसिकली मैंने यहाँ पे डेटा एंटर नहीं किया हुआ है, डेटा व्यू है, वेरिएबल व्यू। आप यहाँ पे डेटा ऐड करो। अगर SPSS आपको यूज करना आता है तो ऑब्वियसली यू कैन ऐड द डेटा। आपने यहाँ डेटा ऐड करना है। SPSS के लिए सिंपली आपने क्या करना है, एनालाइज पर जाना है। एनालाइज पे जाने के बाद यू विल गो टू द स्केल। स्केल पे जाने के बाद रिलायबिलिटी एनालिसिस। तो दिस विल शो द रिजल्ट इन द क्रॉन बैच अल्फा टेस्ट। सिंपली बस आपने डेटा को एंटर करना है SPSS में। अब मैं डेटा ऐड करके बता रही थी बट इट इज टेकिंग टू मच टाइम, तो बस आपको इतना बता रही हूँ कि आपने सिंपली स्केल में जाना है, एनालाइज ऑप्शन एनालाइज, देन गो टू द स्केल and then the reliability analysis. So this will give you the results of cron batch alpha test. अगर आपके रिजल्ट जो है 0.1 के करीब होंगे तो इट मीन्स your results are more reliable, your tools are more reliable. if 0 के करीब है तो it is not reliable. I hope you have got my presentation lecture today. If you have any questions you can ask through questions. आप चैट में भी बता सकते हैं, आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। आई होप आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। Is there any question? Okay, thank you, Fatma. Anyone other also can share their feedback for the session, and thank you for bearing with me. अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप प्रतीक के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप अभी मुझसे पूछ लें if you want to ask. Otherwise, I am going to add this session. I know मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का, सॉरी फॉर दैट, बट दिस वाज वेरी लेंथी टॉपिक। अगर मैं आपको क्रॉन बैच अल्फा टेस्ट की एनालिसिस प्रॉपर स्टैटिस्टिकल टूल यूज़ करके बताती तो इट विल टेक मोर टाइम, इसलिए मैंने जो है आपका लेक्चर जो है आपका सेशन आज ही यहीं पे वाइंड अप किया है। आई होप कि मैं दोबारा आपका कोई सेशन लूँ, अदरवाइज थैंक यू सो मच। ओके, आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग। आई डोंट नो कहाँ से एंड करनी है। थैंक यू एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज़।